भाई इसी थोड़ा सा ना नॉर्मली कर देना क्योंकि ठंडा ही लग रहा है। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते, कैसे हो तुम लोग? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट एवर गाइज। ठीक है, ये क्या हो रहा है जुगल? बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बारी बता दीजिए गाइस, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या एवरीवन? ये जो मोहब्बत आशिकी वाले गाने बजाए जा रहे हैं युगल, बताइए क्या राज है इसका? ठीक है, ये इसका रिंगटोन है। हाँ, जिंदगी में कोई हो या ना हो, रिंगटोन लगा लो भाई, है ना? भले ही कोई प्यार करे ना करे, खुद खुश हो जाओ रिंगटोन लगा के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। यस एवरीबॉडी, आज का लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं गाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स के लिए बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिनांक है 18 सितंबर 2025। जी हाँ, 18 सितंबर 2025। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। क्या अच्छा सुनो, एक बात तो सुन लो। तुमने कल हमने पिछली क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल के वो PYQ सारे कर लिए थे बेटा, तो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है, जैसे कि मैंने कहा था ना, पूरे यूनिट की एक साथ करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं कंबाइंड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं बायोटेक प्रिंसिपल के और एप्लीकेशंस के मिला के। इसीलिए हम इसकी, जब हम ये एप्लीकेशन वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तो हम एक कंबाइंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? तो ये लेक्चर, ये जो चैप्टर है, आई थिंक मोस्ट लाइकली 5 लेक्चर्स या 5.5 लेक्चर्स, 5 लेक्चर्स में हो जाना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, मैक्स टू मैक्स 6 लेक्चर्स में। फिर हम बायोटेक प्रिंसिपल और बायोटेक एप्लीकेशन का फुल बेटा कंबाइंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करेंगे, तपस्या सीरीज करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? रॉन्ग क्या लिखा है इसमें? लेक्चर नंबर 1 ही तो है। ठीक है ना? अच्छा, एक अनाउंसमेंट है, एक अनाउंसमेंट है जो आप लोग के लिए मुझे करनी है, तो मैं आप लोग के लिए एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ। फिर इंट्रोडक्शन और बीटी कॉटन, इसके बारे में तो हम पढ़ने ही वाले हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। जितने बच्चे बेटा टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए होंगे, कल मैंने एक बहुत रैंडम मैसेज में चाय बना रही थी और मैंने चाय बनाते बनाते आप लोग को टेक्स्ट किया, क्योंकि मुझे कुछ काम करना था एक्चुअली, तो बहुत लेट हो गया था सारा क्लासेस वगैरह सब कुछ मैनेज करते हुए, और अब मैंने वापस से वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया है। बाद में बताऊंगी इसकी स्टोरी। और बहुत ज्यादा शेड्यूल खराब था बेटा पिछले 3-4 महीने से ना, इट वाज ऑल ओवर द प्लेस। फिर मैंने सोचा कि एक बार तुम लोग को टेक्स्ट करके देखती हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो मैंने टेलीग्राम पे ऐसे बहुत रैंडमली तुम लोग को टेक्स्ट किया और मैंने तुम लोगों से पूछा कि क्या मुझे ऐसे करते रहना चाहिए, सो दैट आप लोगों को बेटा कनेक्टेड फील हो, तो आप लोगों को अच्छा भी लगा, तो हम आप लोगों से बेटा ऐसे बीच बीच में कनेक्टेड रहेंगे टेलीग्राम चैनल पे। अब हम बेटा आज का जो नया चैप्टर है उसे शुरू करने से पहले, आज हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा, बीटी कॉटन वाला पार्ट होगा। अब मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे मैं ऑलरेडी ये यकीन बैच में बता चुकी हूँ, लेकिन अब आप लोगों के बैच में भी मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए स्पेशली, नॉट ओनली फॉर लक्ष्य के स्टूडेंट्स। आवाज तो एकदम ठीक है ना यार? आवाज ठीक नहीं है क्या? आवाज ठीक नहीं है क्या? आवाज तो ओके है, मैं थोड़ा धीरे तब बोल रही थी, बट आई थिंक आवाज तो परफेक्ट है यार, साउंड इज फाइन। तो अनाउंसमेंट ये है कि आप लोगों की ही नहीं बल्कि पिछले साल भी और बच्चों की बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं YouTube पे यूजुअली बहुत ज्यादा लेक्चर्स नहीं लेती हूँ, मैं सारे लेक्चर्स हमारे ऐप में लेती हूँ। जिसको पढ़ना है ऐप में आए और पढ़े। ठीक है, मजाक कर रही हूँ यार। देखो ऐप में तो आप लोग के सारे बैचेस में मैं लेक्चर्स ले ही रही हूँ, यकीन में भी लेक्चर्स ले रही हूँ, और इसमें भी लेक्चर्स ले रही हूँ, अर्जुना में भी, और आपके लक्ष्य में भी लेक्चर्स ले रही हूँ। बट यूट्यूब में मेरी कंप्लीट कोई भी आपको ऐसी सीरीज या ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जहां कंप्लीट जूलॉजी मैंने पढ़ाई हो। तो आप समझ गए होंगे, जी हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रमोशन, किस चीज का प्रमोशन कर रही हूं मैं? हैं, कैसे गधे बच्चे आ जाते हैं बेटा क्लास में, इनको कुछ भी, इनको पढ़ाने की बात कर लो ना, इनको अबे गधों, पढ़ लो जिंदगी भर, नहीं तो तुम्हें जिंदगी में कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा बेटा। पढ़ लो चुपचाप से, ज्यादा ज्ञान मत दो यहाँ पे, मूड मत खराब करो मेरा। सुनो मेरी बात, तो आप लोगों के लिए, चाहे वो 11th का बच्चा हो, चाहे वो 12th का बच्चा हो, चाहे वो यकीन का बच्चा हो,
No, not that series. It will be, the series name is Complete Zoology by Samapti ma'am. प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम. कंप्लीट जूलॉजी बाय मी. आपको कहीं पे भी ऐसे लेक्चर्स यूजुअली नहीं मिलेंगे जहां कंप्लीट जूलॉजी मैंने पढ़ाई हो, ठीक है ना. तो फुल जूलॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगी, और मैंने इस अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आई थिंक वो मैं आप लोगों को लेक्चर देना स्टार्ट करूंगी. मैं दो नहीं, बहुत सारी रीजंस है. सबसे पहला रीजन मैं आपको बताऊं, एक लक्ष्य नीट के चैनल पे मेरा एक लेक्चर गया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का. मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को वो लेक्चर इतना ज्यादा यूजफुल होगा. मैंने उसके व्यूज देखे, मैंने उसके कॉमेंट्स देखे. 3 घंटे का लेक्चर था. पूरा जो बेटा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो क्लास में पढ़ाया गया ना एज इट इज, वो पूरा का पूरा कंटेंट मैंने यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ाया. एंड सच में आप लोगों का बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट था. मे बी ऐसी बहुत सारी ऑडियंस भी है इन जनरल जिसको शायद उसकी नीड हो, उसने भी पढ़ा. तो बिकॉज आप लोगों का इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स था बेटा, इतना ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, दैट इज द रीजन मैंने सोचा कि मे बी रिक्वायरमेंट है तो मुझे ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहिए. उसमें मैं पूरा 11th भी पढ़ाऊंगी, उसमें मैं बेटा पूरा 12th भी पढ़ाऊंगी. अब मेरी बात तो सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो. मैं पूरा 11th भी पढ़ाऊंगी, मैं पूरा 12th भी पढ़ाऊंगी, और 1 शॉट लेक्चर होगा. आई थिंक एक्सेप्ट 1 चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो 11th का लेक्चर है, उसमें ना क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, उसमें एनिमल टिश्यूज है, उसमें फ्रॉग और कॉकरोच भी है ना. तो उसको हो सकता है 2 पार्ट्स में करना पड़े. अदरवाइज बाकी सारे चैप्टर्स का 1 शॉट होगा, रिकॉर्डेड सेशन होगा. पूरे जैसे आपने वो वाला लेक्चर देखा है, बिल्कुल बेटा क्लास में पढ़ाया हुआ सारे नोट्स एज इट इज वैसा ही होगा. लिखने पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. जितना कंटेंट क्लास में पढ़ाया है उसको फुल बेटा हम रिवीजन के फॉर्म में. देखो इसकी यूटिलाइजेशन अलग अलग तरीके से हो सकती है. आपके लिए यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है कि आप 11th की रिवीजन सही टाइम पे शुरू कर सकते हैं. देखो बैच के अंदर तो रिवीजन होता ही है, बट मेनी स्टूडेंट्स वांट कि वो सही टाइम पे रिवीजन भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दें. तो फॉर यू इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. 11th से शुरुआत क्योंकि होगी तो आप 11th के लेक्चर्स को साथ के साथ रिवाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं. आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप इस वक्त बेटा रिवीजन स्टार्ट कर देंगे तो एंड तक आते आते आपको पर बर्डन नहीं होगा. आप अपने अकॉर्डिंग लेक्चर्स को यूटिलाइज करना. रिकॉर्डेड सेशन है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको जैसे देखना है, 2x पे देखना है, 0.5 पे देखना है, 1.5 पे देखना है, आप अपने अकॉर्डिंग बेटा उसको प्लान कर सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको शेड्यूल कर सकते हैं. समझ में आ गई बात. आप लोगों के 11th के बच्चों के लिए बैकलॉग के लिए बेटा बहुत यूजफुल है ना, कि अगर बैकलॉग हो गया है किसी चैप्टर का तो वो बैकलॉग को कवर करने के लिए भी 11th के बच्चे उसकी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. आप उसको एज अ रिवीजन यूटिलाइज कर सकते हैं. यकीन के बच्चे उसे एज अ रिवीजन यूज कर सकते हैं. जब 12th के बेटा लेक्चर स्टार्ट होंगे, 12th का भी 1 शॉट जाने लगेगा तो आप 12th को भी एज अ रिवीजन यूटिलाइज कर पाएंगे. ठीक है. So I am starting something like this for the very first time, but only for you all because I know समवेयर कि आपको सच में इन लेक्चर से बेटा फायदा होने वाला है. बट लाइक आई ऑलवेज से, आप अपने डिमांड के अकॉर्डिंग ही उन लेक्चर्स को देखिएगा और फॉलो कीजिएगा. ठीक है ना. अभी फिलहाल मैं 1 शॉट लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूं. मे बी वीकली 1 लेक्चर आएगा, लेकिन उसके बाद बिफोर नीट आई माइट प्लान मेनी मोर थिंग्स फॉर यू ऑल. जब भी कुछ भी प्लान करूंगी तो आप लोगों को मैं वो बैच में बिल्कुल बिल्कुल बता दूंगी. ठीक है ना. तो आप लोग बहुत बेटा देखो, आप लोगों के लिए हम लोग तो हर वो चीज करने के लिए राजी हैं जिससे आपका कहीं ना कहीं बेटा नीट में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएं, है ना, या आपको कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में हेल्पफुल हो, आप उसका यूटिलाइजेशन कर पाए, आपको फायदा मिले. तो हम तो आपके लिए बहुत सारी चीजें करने को राजी हैं, बट आप उसको कितने अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं वो आप पर निर्भर करता है बेटा. कंटेंट तो बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है, बट आप किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है. सो जब भी आप वो लेक्चर्स आएंगे और देखेंगे ना, जरूर अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़िएगा बेटा, जस्ट टू हेल्प मी अंडरस्टैंड कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है. जैसे मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कमेंट्स देखे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे लगा नहीं, बच्चों को आई थिंक बेटा ऐसे किसी सीरीज की रिक्वायरमेंट है. ठीक है ना. सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई विल बी डूइंग इट ऑन यूट्यूब चैनल. मैं आपको बता देती हूँ वैसे कौन से चैनल पे आएगा. ठीक है ना. फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं. अभी तक तो मोस्ट लाइकली इसी चैनल पे बेटा आने वाला है, जो चैनल मैं आपको बताती हूँ. सो मोस्ट लाइकली इस चैनल पे आने वाला है, इस चैनल पे आने वाला है PW नीट ऑफिशियल. ये एक न्यू चैनल है. ठीक है ना. अभी तक तो मेरे पास यही इंफॉर्मेशन है कि PW नीट ऑफिशियल पे आने वाला है. अगर कुछ भी बदलाव होता है तो मैं आपको अनाउंस कर दूंगी. फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से आने वाला है. ठीक है ना. यस. क्या आप लोगों को अब समझ में आ गया कंपटीशन? या देखो, हर किसी को पढ़ने का तो पूरा अधिकार है. हम लोग के बैचेस वैसे तो बहुत
अफोर्डेबल है ना। लेकिन अभी भी मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद ये भी नहीं पे कर पाते और उनको भी कुछ ऐसा अच्छा कंटेंट चाहिए जो उनके सिलेक्शन में हेल्प करे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं बेटा जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ के भी सिलेक्शंस लिए हैं, राइट। तो अच्छी बात है, हर किसी को बेटा अच्छा कंटेंट मिले, यही हमारी बेटा इच्छा है। कंटेंट सबके पास जाए और फिर बेटा सिलेक्ट वही होए जो सच में ईमानदारी से, सच में मेहनत करता है और पढ़ाई करता है, वही सिलेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो शुरू करें। यस एवरीबॉडी, बोर्ड्स की बुक, बोर्ड्स की बुक। हाँ, तो एनसीईआरटी कैटलिस्ट के बारे में भी एक बात बता देती हूँ कि आप लोगों के लिए, और ये भी मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं आपको ना एक चैप्टर टेलीग्राम पे दूंगी बोर्ड्स की जो मैं किताब लेके आ रही हूँ। कैटलिस्ट है ऑब्वियसली, बायोलॉजी कैटलिस्ट, बॉटनी एंड जूलॉजी, तो जूलॉजी वाला पार्ट मैं लिख रही हूँ। अब मेरी बात सुनना, मैं आपको जेन्युइनली ना, आप सिर्फ मेरी बात पे मत जाना, आपको मैं टेलीग्राम पे एक चैप्टर शेयर करूंगी, उसका पीडीएफ शेयर करूंगी, आप देखना, इतना प्यारा कंटेंट आपको लगेगा। उसमें हर एक टॉपिक में कौन कौन से पीवाईक्यूज आए हुए हैं, वो पीवाईक्यूज बेटा लेबल किए होंगे कि यहाँ पे इस वाले टॉपिक से पीवाईक्यू आया हुआ है, उन क्वेश्चंस को बेटा मेंशन किया हुआ है, फिर अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको अवेलेबल कराई हुई है। क्योंकि ना बोर्ड्स का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है ना, वो आपके एमसीक्यूज जैसा नहीं है, तो क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा अलग है, उसका लिखने का जो लैंग्वेज होता है वो आपको सब्जेक्टिव पेपर देना है, तो आपको जानना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अंडरस्टैंड कि किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में फ्रेम होते हैं। आई एम टेलिंग यू, यू विल लव दैट बुक बेटा, यू विल लव दैट बुक। आने दो, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में मोस्ट लाइकली वो किताब भी आ जाए, ठीक है ना। बॉटनी लिख रही हैं मेरी प्यारी प्यारी जग से न्यारी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना, टचवुड, यशिका मैम ने उसका बॉटनी पार्ट लिखा है, और मैंने उसका जूलॉजी पार्ट लिखा है। और थ्योरी के अलावा आपको क्वेश्चंस बेटा, बिकॉज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। उसकी भी अनाउंसमेंट मैं टेलीग्राम पे भी कर दूंगी, और जब भी बेटा ये आएगा ना, तो मैं आप लोगों को क्लास में अनाउंस कर दूंगी। एक उसका चैप्टर बॉटनी का भी और जूलॉजी का भी मैं आपको ना टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगी, आप एक बार गो थ्रू करना, ठीक है ना। चलिए, हो गई है, आप लोगों को काफी सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। देखो जरूरी है यार, आप लोगों के लिए ही चीजें की जा रही है, और आराम से जिसको समझना होगा ना बेटा वो समझेगा, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, जिसको स्पैमिंग करनी होगी वो बेफालतू की स्पैमिंग करता रहेगा, वो स्पैमिंग करता ही रहेगा। वो अभी लक्ष्य बैच में स्पैमिंग कर रहे हैं, वो यकीन में स्पैमिंग करेगा। ट्रस्ट मी, मेरी बात समझो, इस चीज को हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस हमें हो गया है। कुछ बच्चे क्लास में केवल स्पैमिंग करते हैं, आप उनको कुछ अच्छी चीज भी बताओगे ना बेटा, तो ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये मत करो, वो मत करो, कुछ नहीं करते पूरे दिन भर, वो पढ़ाई नहीं करते। और जैसी कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन जो आपकी काम की है वो बताई जाएगी तो दिमाग खा जाएंगे। इसलिए मैं चैट्स की तरफ देखती नहीं हूं, क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाएगी ना चैट्स देखूंगी तो, ठीक है ना। पर पढ़ने वाला बच्चा बेटा वो सही चीज को सुनता भी है, यूटिलाइज भी करता है, और वो बेटा सही डायरेक्शन में अपना नीड भी निकाल लेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसी बात के साथ में यस एवरीबॉडी, क्या हम शुरू करें? यस एवरीवन, क्या हम शुरू करें आज का बेटा लेक्चर नंबर 1 ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन? मुझे बता दीजिए सारे मेरे लक्ष्यंस, मेरे सारे सपोले एक बारी मुझे बता दीजिए बेटा, हाउ इज द जोश, क्योंकि आपका जोश बहुत जरूरी है। मेरे जोश को बेटा डबल करने के लिए तो कृपया करके मुझे एक बारी बता दीजिए, हाउ इज द जोश एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब आप सारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन चुके होंगे, जेनेटिक इंजीनियर बन चुके होंगे, होप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर ली है आपने पिछले चैप्टर में। और मैंने आज से कहा था बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में, यूनिट में 2 चैप्टर्स है, एक प्रिंसिपल जिसमें हमने पूरा बेटा कैसे बायोटेक की जाती है, क्या प्रिंसिपल होता है, क्या तरीका होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे की जाती है, सब कुछ पढ़ लिया है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। अब वेरी वेरी हाई, अब तुम देखो बेटा तुम्हें क्या मजे आएंगे, क्योंकि तुमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना बेटा, दिस इज द एप्लीकेशन। और जब भी हम एप्लीकेशन करते हैं ना किसी भी चीज की, आपने जो पढ़ा हुआ नॉलेज है ना, उसको बेसिकली अप्लाई कर रहे होगे टॉपिक्स में, यू विल लव इट एज यूजुअल। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर इसलिए तो कह रहा है एंड इट्स एप्लीकेशन। तुमने बेटा सीख तो ली जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन को कट करना है, यहां से जीन को निकालना है, इसमें चिपकाना है, होस्ट के अंदर डालना है, क्यों करना है ये सब बताओ। अब तुम सबसे पहले आंसर क्या दोगे, जैसा मैम ने सिखाया था, ये आंसर दोगे ना, अंडा नंबर मिलेगा, ठीक है ना, मनी।
लिख के आ जाएंगे बोर्ड्स के पेपर में, मैम ने कहा है बायोटेक्नोलॉजी की जाती है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, बिजनेस बनाना है, ठीक है ना, बनाना है। लेकिन बेटा जी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर की शुरुआत ही हम बेसिक चीजों से करेंगे, ठीक है ना, कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस। वैसे तो इस चैप्टर में मोटा मोटा तुम्हें बीटी कॉटन के बारे में पढ़ना है, आरएनए साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग के बारे में पढ़ना है। काश ऐसी कोई जीन होती जिससे मैं तुम्हारे बेटा स्पैमिंग और स्पैमर्स को बिल्कुल वो कर देती, साइलेंट कर देती। गाइज कब आएगा ऐसा कुछ बेटा। तो जीन साइलेंसिंग पढ़ेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन पढ़ेंगे बेटा, और फिर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में डायग्नोसिस की, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक, पीसीआर, एलाइजा, ऑटो रेडियोग्राफी, एंड इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले जीन थेरेपी। ये मेजर टॉपिक्स है। लास्ट में हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनका क्या यूजेज होता है, वो लास्ट पार्ट है। मतलब 5-6 टॉपिक्स है कुल मिला के इस चैप्टर के अंदर, ओनली 5-6 टॉपिक्स मेजर। आज जो हम सबसे पहले शुरू करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि बेसिक्स है, उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। क्या आप में से कुछ बच्चे जानते हैं कि पहले आपकी 12th की एनसीईआरटी में एक और चैप्टर हुआ करता था, पिछले 2 साल से वो चैप्टर गायब है, 2 या 3 साल से वो चैप्टर गायब है, एंड दैट चैप्टर वाज एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें था एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग। अब वो चैप्टर बेटा आपके एनसीईआरटी में से हट गया है, लेकिन ना चैप्टर हट गया है, बट उस चैप्टर का जो प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक है वो, ये ध्यान से सुनो जो मैं बोल रही हूँ, जो प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक था ना, वो प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक आपके इसी चैप्टर में बेटा इंक्लूड कर दिया गया है। ज्यादा बकवास करोगे ना तो बिल्कुल ब्लॉक करा दूंगी और फिर रोते रहना बेटा, मैं सही बता रही हूँ, ज्यादा कमेंट में होशियार मत बनो, ठीक है ना। हाँ, स्ट्रेटेजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन उस चैप्टर का नाम था, उसमें प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल हस्बेंड। मतलब क्या बकवास करते रहते हो यार तुम लोग, मुझे इरिटेट कर रहे हो। क्लास ऑफ करके चली आऊंगी, मैं सही बता रही हूँ, मुझे इरिटेट मत करो। और तुम यही चाहते हो, जो स्पैमर्स है वो चाहते यही हैं। एक आधा लोगों के कमेंट्स दिख जाते हैं ना, मूड खराब हो जाता है। पढ़ने के लिए आए हो, बकवास करने के लिए आए हो। स्ट्रेटेजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, उसमें एक प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक था, तो वो प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर तो हट गया, बट प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक जो है ना बेटा, वो इस चैप्टर में इंक्लूड कर दिया है। आप देखोगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के बाद ना टिश्यू कल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, ये सारी चीजें बेटा इस चैप्टर में इंक्लूड की है। क्योंकि रुपेश सर आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं, तो वो वाला पोर्शन मैं हमेशा सर को ही बोलती हूँ, सर के साथ ही मोस्टली मैं काफी सारे बैचेस शेयर भी करती हूँ, तो वो वाला पोर्शन जो है वो मैं सर को बोल दूंगी कि सर आपको बेटा प्रोवाइड करवा देंगे, जब भी सर के पास टाइम अवेलेबल होगा बिफोर दिस चैप्टर कंप्लीशन, मैं वो वाला पोर्शन, वैसे सर ने ऑलरेडी भी रिकॉर्ड किया हुआ है मेरे लिए ही, क्योंकि मैंने सर को पहले भी बोला हुआ है, तो दैट प्लांट ब्रीडिंग वाला पोर्शन हार्डली आई थिंक इट इज 1 लेक्चर का टॉपिक, वो आपके लिए 1 या 2 लेक्चर का होगा, वो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगी। पहले मुझे बताओ ये बात आपको समझ में आई जो मैंने आपको बताई, ठीक है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, ठीक है ना। सो दैट ओनली फॉर द प्लांट ब्रीडिंग वाला पोर्शन, द टिश्यू कल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग वाला पोर्शन, वो बॉटनी वाला पोर्शन है, तो वो सर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, मैं ही आपको बता दूंगी जब भी वो लेक्चर आएगा, अनाउंसमेंट सेक्शन में भी आपको दिख जाएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई ना बेटा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। पहले जनरल बातें करेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस होती है। तो तुम्हें बेटा वैसे बिना पढ़े क्या समझ में आता है कि क्या क्या एप्लीकेशंस, मेजरली तुम्हें कहाँ एप्लीकेशंस दिखती है, हमने ये बायोटेक्नोलॉजी क्यों की बेटा, हम ये बायोटेक्नोलॉजी क्यों कर रहे हैं, मेन एप्लीकेशंस तुम्हें कहां दिखनी चाहिए बेटा, मुझे ये बताओ। चैप्टर का नाम बढ़िया से लिख लो, और मुझे तुम्हारे दिमाग में जो भी आ रहा है ना एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो मुझे बताओ कि बायोटेक की एप्लीकेशन तुम्हें मेजरली कहां दिख सकती है। बायोटेक्नोलॉजी जो हमारे काम की है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, बताओ मुझे। अच्छा तुम वैक्सीन्स कह रहे हो, ठीक है, फिर तुम कह रहे हो मेडिसिन, वेरी गुड, फिर तुम कह रहे हो एग्रीकल्चर, ठीक है, फिर तुम कह रहे हो आईवीएफ, बिल्कुल ठीक है, फिर तुम कह रहे हो रिसर्च, बिल्कुल ठीक है, फिर तुम कह रहे हो टू ब्रिंग वेरिएशंस, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी बातें बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हें इन सबको जो भी तुमने पॉइंट्स बताया ना बेटा, इसको अगर मैं एक कॉमन पॉइंट पे लेके आऊं, तो मैं सबसे पहले जो 2 पॉइंट्स लिखूंगी ना बेटा, इसके मेजर जो 2 फील्ड्स में एप्लीकेशन है, दैट इज इन एग्रीकल्चर एंड दैट इज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। बताओ येस और नो। 2 सबसे मेन एप्लीकेशन है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ बेटा
एग्रीकल्चर। ठीक है मैम, एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है? जैसे पहले मैं जनरलाइज्ड बता रही हूं, फिर डिटेल में हम आगे जाएंगे। एग्रीकल्चर में बेटा क्या एप्लीकेशन है? एग्रीकल्चर में ये एप्लीकेशन है कि मैम आज के डेट पे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स? हम जीन में मॉडिफिकेशन कर देते हैं क्रॉप्स के। क्यों करते हैं बेटा? मुझे प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए, मैंने मॉडिफिकेशन कर दी। मुझे बेटा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट निकलवाना है, मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया। मुझे उसको किसी पेस्ट से रेजिस्टेंट बनाना है, मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया। मल्टीपल रीजंस। तो एक सबसे ज्यादा बड़ा एप्लीकेशन, और देखो हमें एग्रीकल्चर की क्या जरूरत है गाइस, मुझे ये बताओ। यील्ड इंक्रीज होगी। अच्छा हमको क्यों जरूरत है, मुझे ये बताओ। पॉपुलेशन देखी है तुमने, और तुमने अपना डाइट देखा है बेटा जो दबा के खाते हो तुम लोग? अभी मैं बताऊंगी एक ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, बताऊंगी हरित क्रांति के बारे में। ठीक है ना भाई, पॉपुलेशन की देखो ना भाई, डिमांड कैसी है, हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेडिसिन की फील्ड में क्यों, बीमारियां इतनी हैं, तो मेडिसिन के फील्ड में हम बनाते हैं बेटा, हम बात करते हैं बायोथेरेप्यूटिक्स की, बायोफार्मास्यूटिकल्स की। बेसिकली कई जगह पे इन दोनों को ऑल्टरनेटिवली यूज किया जाता है, बट बायोफार्मास्यूटिकल्स मींस आप कुछ मेडिसिन बना रहे हो, इन जनरल आप कुछ ड्रग्स बना रहे हो यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जब ऐसी ही कुछ बेटा आप ड्रग्स या मेडिसिन बनाते हो स्पेसिफिकली, या ऐसी कोई भी प्रोडक्ट को आप बनाते हो जो स्पेसिफिकली किसी बीमारी को ट्रीट करने में हेल्प करती है, थेरेपी में यूज होती है, तो उसे बायोथेरेप्यूटिक्स बोलते हैं। तो मेडिसिन की फील्ड में भी क्योंकि बीमारियां हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बना रहे हो, डीएनए वैक्सीन्स बना रहे हो, तो ये सारी चीजें बेटा मेडिसिन की फील्ड में। भाई डायग्नोसिस, किसी बीमारी को डायग्नोस करने में पीसीआर की मदद ले रहे हो, एलाइजा की मदद ले रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये सारी चीजें तुम मेडिसिन की फील्ड में एप्लीकेशन देख रहे हो। और खाना पीना बेटा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना है। आजकल तो बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे बेटा चोरी हो रही है, ब्लिंकिट पे चिपका देंगे भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है ना? ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं चिपकाते, मतलब अब बेटा ऑथेंटिसिटी क्या है कैसे पता चलेगा, है ना? और पैसे भी अभी मैं तुम्हें बताऊंगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब आप हार्मफुल केमिकल्स का यूज नहीं कर रहे, है ना? तो उसकी प्राइसेस भी बड़ी ज्यादा होती है। जो भी ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक धनिया पत्ता, ऑर्गेनिक मिर्ची। और पता है ट्राई करना कभी तुम ब्लिंकिट पे, ऐसे तुमने अगर तुम तो क्या ही ऑर्डर करते हो, तुम ऑर्डर करोगे ना कभी ऑर्गेनिक टमाटर ऑर्डर करना और नॉर्मल टमाटर यूज करना, ऑर्डर करना, सेम आएगा, सेम आएगा गाइज, ठीक है ना? तो ये वाली बात है। तो ये दो एप्लीकेशंस मैंने तुम्हें बताया। एनसीईआरटी ने दिया है बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन का मतलब होता है आप कुछ ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके बेटा पॉल्यूटेंट्स को ट्रीट करते हैं। सॉइल पोल्यूशन हो गया, या एयर पोल्यूशन हो गया, या वाटर पोल्यूशन हो गया। वाटर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा मतलब बेहतरीन एग्जांपल है कि ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया का आप यूज करते हो। जैसे मान लो किसी कोई शिप है जहां से ऑयल जा रहा है, और वो ऑयल बेटा बाय चांस कहीं ओशन में स्पिल हो गया और ओशन के ऊपर पूरा ऑयल ऑयल हो गया, या फिर बेटा इलीगली भी तो बेटा कई सारे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से बेटा वो ऑयल पूरा ओशन में ही जा रहा होता है। तो उस ओशन में जो ये ऑयल पूरा है इसको क्लीन करने के लिए ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया का आप इस्तेमाल करते हो। तो पोल्यूटेंट्स को बेटा पोल्यूशन को ट्रीट करने के लिए आप बायो रेमेडिएशन, अगेन बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो। वेस्ट ट्रीटमेंट में आप बेटा बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो। एनर्जी प्रोडक्शन में गोबर गैस, भाइयों और बहनों गोबर गैस बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, करते हुए भी आ रहे हो बेटा। गोबर तो तुम करते हुए आ रहे हो, नंबरों में गोबर ला रहे हो, कमेंट्स में गोबर कर रहे हो, वो अलग बात है गाइस, ठीक है ना? यहाँ पे भी किसी किसी का भरा हुआ है, बट that otherwise this gobar is not useful, but that gobar is very very useful, ठीक है ना? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही तो इस्तेमाल कर रहे हो ना, मीथेन प्रोडक्शन हो रहा है, देन एनर्जी प्रोडक्शन में। दीज आर इन जनरल बेटा द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या सबको बेटा मस्त समझ में आया? बिल्कुल आम भाषा में आपको मैंने समझाया है। कमेंट में थम्स अप दे दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इन जनरल एप्लीकेशंस क्या क्या है। नंबर 1 देखो, मेजर एप्लीकेशंस। तो बेटा वैसे मेजर एप्लीकेशन अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं ना, तो मेजरली मैम हम कह सकते हैं कि हमारे ना एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा इस्तेमाल है इसका, ठीक है ना? और बेटा यहां पे भी बहुत बड़ा इस्तेमाल है इन मेडिसिन, ठीक है गाइस? बहुत शानदार। देखो हमारे बैच में पढ़ने वाला बच्चा बहुत अच्छा है, जो पढ़ता है। नालायक बच्चे बेटा हर जगह है, क्या कर सकते हैं उनको यार। एग्रीकल्चर की फील्ड में मैम, और बेटा जल्दी जल्दी लिखना, बहुत बेसिक बातें बताई है मैंने। एग्रीकल्चर में जैसे आप यूज क्या करते हैं, बेसिकली आप लिख सकते हैं यूज ऑफ
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का आप इस्तेमाल करते हैं। और मैं ना इसका आपको फायदा बताऊंगी, अभी मत लिखना, मतलब अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको आगे इसके बारे में लिखना है कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिनके जीन में मॉडिफाई कर देते हो, आप जीन मॉडिफिकेशन करते हो, तो इसके फायदे क्या है ना, फायदे हम बाद में लिखेंगे, टॉपिक में आएगा, अभी तो आप बेसिक लिखना, ठीक है ना। एग्रीकल्चर हम लिख चुके हैं, फिर हम नंबर 2 लिखेंगे मैम इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। और जब हम मेडिसिन की बात करते हैं तो सपोलो हम बात करते हैं कि मैम यहाँ आप मल्टीपल चीजें करते हैं, बायो फार्मास्यूटिकल, बायो फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं, मतलब कि ड्रग्स और मेडिसिन्स प्रिपेयर्ड using GMO. What is the full form of GMOs? Genetically modified organisms. फिर हम बात करते हैं बायोथेराप्यूटिक्स। बेटा दोनों को ना कई आप ड्रग्स ऐसे पढ़ेंगे जो बायोफार्मास्यूटिक्स भी होते हैं और बायोथेराप्यूटिक्स भी होते हैं, लेकिन इन जनरल अगर आपको दोनों को बहुत माइनर डिफरेंशिएट करना है तो बायोथेराप्यूटिक्स यूजुअली जो थेरेपीज भी यूज होते हैं, है ना, used for थेरेपीज और ट्रीटमेंट्स, बेसिकली ट्रीटमेंट्स या है ना डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए आप थेरेप्यूटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, यूज फॉर थेरेपी और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया बेटा, डायग्नोसिस भी करते हो आप, डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल डिजीजेस, डायग्नोसिस भी आप इसकी मदद से करते हो। अभी मैं आपको आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगी PCR, एलाइजा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये 2 मेजर एप्लीकेशंस हम पढ़ते हैं। बट मैम इसके अलावा आपने हमें और भी चीजें बताई, वेस्ट ट्रीटमेंट में भी हम इस्तेमाल करते हैं, बायो रेमेडिएशन में भी हम इस्तेमाल करते हैं, that is use of or living organisms for treatment of water, soil, air pollution, है ना। और फिर बेटा हम नंबर 5 एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, गोबर गैस। फिर और क्या करते हैं गाइस, बस दैट्स इट, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, इसको लिख लो, ठीक है ना। डन डनाडन डन कर लो बेटा, डन डनाडन डन कर लो, ठीक है। मधुरा और प्रशांत और जीत, बेटा इतनी छोटी सी एरर को कृपया करके ना बताएं, क्योंकि अब मैं अगली बार से ना अपने BM को बोल दूंगी जहां जो लोग प्रिंटिंग मिस्टेक लिखे उसको ब्लॉक कर दो। जो बेटा बहुत ऐसे कोई बहुत ज्यादा बड़ा ब्लंडर हो जाए तो ठीक है ना यार, बोलते बोलते लिखती हूँ ना तो उल्टा पुल्टा हो जाता है भाई। कंसेप्चुअल एरर्स अगर कभी गलती से बेटा मैंने लिख दिया, समझाया कुछ लिख दिया तो बता दिया करो बेटा, है ना। समझ गए, अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, आपका इंटेंशन शायद गलत नहीं होगा, आप तो हो सकता है प्यारे सपोले ही हो, जस्ट सेइंग। डन 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 एवरीबॉडी, डन 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 एवरीबॉडी। देखो इसको हमने बहुत बेसिक अभी लिखा हुआ है बेटा, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। थेरेपीज क्या होती है ना, आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में क्या होता है, डायग्नोसिस में क्या होता है, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
इसको अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन लिखा हुआ है, बचपन में नहीं पढ़ा है बेटा? सारे बच्चों ने कर लिया? सारे बच्चों ने कर लिया ये? यस एवरीबॉडी, क्या हम आगे बढ़े? अगेन मैं आपको वही बेसिक बातें बता रही हूं जो इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। आपको अगर एज इट इज बेटा वो लर्न नहीं होगा ना, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। एनसीईआरटी ने डायरेक्टली इसके बाद पता है क्या दिया हुआ है बेटा, कि देयर आर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज इन बायोटेक्नोलॉजी। मैं भी आपको एनसीईआरटी रीड भी कराऊंगी। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज है जिसपे काम चलता है, रिसर्च चलता है बायोटेक्नोलॉजी के केस में। यार देखो, रिसर्च किस पे चलना चाहिए जो आपके बायोटेक्नोलॉजी के लिए, देखो तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो। मुझे बायोटेक्नोलॉजी का ऑल एंड ऑल जो मेरा पर्पस है, वो पर्पस है कि मुझे कोई तो एक ऐसी जीन का इस्तेमाल करना है जिससे मुझे एक यूजफुल प्रोडक्ट मिले। मुझे एक होस्ट चाहिए जिसके अंदर मैं वो कल्चर कर पाऊं, और फिर मुझे इवेंचुअली अपना प्रोडक्ट उसमें से निकाल लेना है। एनसीईआरटी कहती है 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नंबर 1, मुझे ढूंढना है बेस्ट कैटलिस्ट। और बेस्ट कैटलिस्ट तो अक्टूबर में आएगी, लेकिन फिलहाल बेटा जो मैं कैटलिस्ट बता रही हूं, दैट बेस्ट कैटलिस्ट क्या होती है? दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ योर रिएक्शन। यूजुअली बायो कैटलिस्ट भी जो हम बॉडी के अंदर कैटलिस्ट एंजाइम्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जैसे बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था, जो तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं बेसिकली, राइट? एलाइजा वेलाइजा सब पढ़ाऊंगी। जो एलाइजा क्वेश्चन मार्क कर रहा है बेटा, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे सपोलो कहां पढ़ा था एलाइजा? कहां पढ़ा था? एड्स में मैंने पढ़ाया था, तुमको याद तो होगा नहीं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्किप कर चुके हो। एलाइजा हो गया, पीसीआर हो गया बेटा, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बेटा, मैंने बोला ना मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया में एनसीईआरटी कहती है सबसे पहला क्रिटिकल रिसर्च एरिया है कि मुझे बेस्ट कैटलिस्ट ढूंढना है, एंड दैट कैटलिस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी इज द बेस्ट एंजाइम। बोला है कि द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम, जिसका मुझे इस्तेमाल करना है, जिसका मुझे बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करना है, तो मुझे एक बेस्ट कैटलिस्ट ढूंढना है। एज पर एनसीईआरटी दैट कैटलिस्ट इज द बेस्ट, इज द ऑर्गेनिज्म जिसका आप इस्तेमाल करने वाले हो, दैट कैन बी अ माइक्रोब और दैट कैन बी अ प्योर एंजाइम। मैंने उसको तो ढूंढ लिया, ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है ना? क्योंकि उसी के बदौलत मैं सारा काम कर पाऊंगी। फिर उस ऑर्गेनिज्म, उस माइक्रोब को मुझे बेस्ट कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉर इट टू गिव यू मैक्सिमम रिजल्ट्स। उसको काम करने के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस देने पड़ेंगे। ऑप्टिमम कंडीशंस अगर तुम नहीं दोगे, बायो रिएक्टर्स में भी तो हम ये करते हैं, बेस्ट कंडीशंस नहीं दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने किस एंजाइम का इस्तेमाल किया है, तुमने किस ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको उसको एक्ट करने के लिए बोला है प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर दैट कैटलिस्ट टू एक्ट। उसको काम करने के लिए बेस्ट पीएच, बेस्ट टेम्परेचर, सारी कंडीशंस तुम्हें बेस्ट देनी पड़ेगी। दैट इज द क्रिटिकल रिसर्च एरिया। रिसर्च एरिया क्योंकि अलग अलग बेटा जिस भी ऑर्गेनिज्म को तुम इस्तेमाल कर रहे हो, जिस भी बेटा माइक्रोब को तुम इस्तेमाल कर रहे हो, उनको काम करने के लिए अलग अलग कंडीशंस चाहिए, ठीक है ना? एंड तीसरा क्रिटिकल रिसर्च एरिया इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाता है तो अलग अलग बेटा प्रोडक्ट्स के लिए सेपरेशन टेक्निक, प्यूरिफिकेशन टेक्निक सबके लिए अलग अलग होती है। सो दैट इज द बेटा 3rd क्रिटिकल रिसर्च एरिया, दैट इज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। एज इट इज क्वेश्चन में पूछा जाएगा तीनों क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या होते हैं, एज इट इज आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? तो हम यहां पे लिखते हैं बेटा, क्या टॉपिक हो जाएगा, दैट 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया, 3 क्रिटिकल, अगेन ये इंट्रोडक्शन ही है बेटा, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज इन बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहला तो मैम क्रिटिकल पॉइंट है कि हमें बेस्ट ऑर्गेनिज्म पहले ढूंढना है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम, ठीक है ना? यस, नंबर वन critical research area is finding the best catalyst
कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का यहां मतलब है इन द फॉर्म ऑफ improved organism, improved organism which is a microbe or pure enzyme। फिर क्या कर रहे हो सपोलो, ऑप्टिमम कंडीशंस, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशंस, creating optimum conditions for the catalyst to act, for the catalyst to act। optimum condition का मतलब temperature, pH etc। and number 3 critical research area is downstream processing, जो हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। that means the separation and purification of the product, downstream processing। डन डनाडन डन कर लो, ठीक है ना। इसके बाद पहले यहां तक की ना बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं और फिर बेटा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले डन डनाडन डन कर लो यहां तक। सौम्या बेटा धन्यवाद। आवाज एक बार चेक कर लेना यार। और अगर उसके बाद कोई स्पैमिंग करे ना तो बीएम को बोल दो कि ब्लॉक करा दे ऐसे बच्चों को, अगर जबरदस्ती की स्पैमिंग कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ तो वो वैसे भी नहीं रहे हैं। इतनी भी फुल मत करो यार, मैं अभी जोर से बोलूंगी तो आवाज कट जाती है। जैसे मैं हेलो 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 बोलूंगी तो कट जाएगी ना, इसीलिए बच्चे डर गए होंगे भी हेलो हेलो कर रही होंगी मैं। जिनको पढ़ना ही नहीं है उनको क्या जरूरत है बेटा, बैच की कोई जरूरत ही नहीं है ना। बेटा सारे बच्चों ने कर लिया? और एक बारी मुझे कमेंट्स में और बता दो बेटा कि किस सबको आवाज सही आ रही है? अभी आवाज सही आ रही है? आज तो मुझे शुरू से बेटा गुस्सा दिला रहे हो, मैं सही बता रही हूँ। इतने टाइम के बाद तुम्हारी क्लास होती है, पिछली क्लास में भी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, फिर भी तुम क्लास को बेटा सोचो कि एंथुजियाज्म से नहीं देखते हो। हाँ, 2 मुश्किल से क्लास आती है तुम्हारी, उसको तुम अच्छे से नहीं देखोगे कैसे लगेगा बेटा। एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं एक बारी यहां तक की। Biotechnology, as you would have learned from the previous chapter, as you would have learned from the previous chapter, essentially deals with industrial production of biopharmaceuticals, drugs produce कर रहे हो, biologicals कुछ living organism से कुछ product बना रहे हो, of course using genetically modified microbes, fungi, plants और animals, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स थेरेप्यूटिक्स, जो थेरेपीज में ट्रीटमेंट्स में यूज होती है, डायग्नोस्टिक्स डायग्नोसिस में यूज होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड बनाने के काम में आती है, बायो रेमेडिएशन में काम आती है, वेस्ट ट्रीटमेंट में काम आती है, एनर्जी प्रोडक्शन में काम आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितनी भी चीजें बेटा मैंने आपको बताई। 3 critical research area is finding या providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or a pure enzyme, then providing the best conditions for that catalyst to act beta, यानी कि creating optimum conditions through genetic engineering for the catalyst to act, of course genetic engineering because biotechnology की बात कर रहे हो, downstream processing technologies to purify the protein or the organic compound। फिर बोला है let us now learn how human beings have used biotechnology to improve the quality of human life, especially in the field of food production and health। देखो ये लिखा हुआ है ना, क्योंकि यही दो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड्स है। एक हमारी सेहत, और एक सेहत बेटा सेहत मतलब मेडिसिन की बात कर रहे हैं, और एक हमारा खाना पीना यानी कि फूड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी ने नेक्स्ट बताया है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। अब इसे बेटा समझना, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, हेडिंग डालो बायोटेक्नोलॉजी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। देखो एनसीईआरटी ने क्या दिया है ना बेटा, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। देर आर मल्टीपल वेज टू इंक्रीज योर फूड प्रोडक्शन। जैसे एनसीईआरटी ने क्या क्या दिया हुआ है बेटा फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के तरीके, जैसे कि नंबर 1, एक काम करो, तुम कर लो केमिकल्स का इस्तेमाल, भर भर के बेटा हमारे बनाए हुए केमिकल्स, यूरिया का इस्तेमाल कर लो, है ना, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर लो, और इनका इस्तेमाल करके कीड़े मकोड़ों को भी भगा दो और अपनी बेटा प्लांट्स की ग्रोथ को अच्छा कर दो, क्योंकि आपने फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से आप बेटा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। बोला है देयर आर 3 वेज टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। नंबर 1, केमिकल्स का इस्तेमाल कर लो। तुमने ऐसे बहुत खतरनाक बेटा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट को किल कर सके, ताकि तुम्हारे कीड़े वीड़े ना लगे बेटा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो तुम ऐसे खतरनाक। अब बेटा इनसे क्या होता है, ये बड़े खतरनाक केमिकल्स है। ये केमिकल्स तुम्हारे लिए भी खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारा जो फूड है, तुम्हारे जो वेजिटेबल्स है, तुम्हारा जो बेटा फ्रूट्स है, वो सब इन्हीं केमिकल्स के कांटेक्ट में है, तो तुम्हारी बॉडी में भी उसका इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है ना। यस, तो इन सारे केमिकल्स का तुमने इस्तेमाल कर लिया बेटा, इन केमिकल्स का इस्तेमाल करके तुम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। दूसरा जो मैं अभी तुम्हें बता रही थी, तुमने सुना है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो गाइस। वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी टॉक्सिक केमिकल्स, हम तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करेगा, हम बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक तुमने राइजोबियम का नाम सुना होगा। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है बेटा, ऐसे फॉर्म में अवेलेबल करा देता है कि प्लांट्स उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर दे। बहुत सारे आपने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सुनेंगे, अमोनिया में उसे कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट उसको बेटा प्लांट्स बहुत इजीली यूटिलाइज कर पाए। तो हम बोलते हैं हम ऐसा करेगा, और हम बेटा अपने ये गोबर का इस्तेमाल करेगा, हम बचे हुए सड़े गले जो हमारे वेजिटेबल्स है, पील्स है, इन सारी चीजों को इस्तेमाल करेगा खेती करने के लिए, ताकि ऑर्गेनिजम्स ही जो आपके हैं वो उसको बेटा किसी यूजफुल चीज में कन्वर्ट करके, डीकंपोज करके बेसिकली प्लांट्स के लिए अवेलेबल करा दे। इसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है ना। और इसके बेटा भर भर के पैसे कमाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि भैया नॉर्मल जो केमिकल वाला धनिया है वो तो 11 रुपए का आएगा, लेकिन ये आएगा 60 रुपए का, क्योंकि हम हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले। समझ रहे हो ना। यस, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके भी आप बेटा ऑफ कोर्स अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। तीसरा जो हम कर सकते हैं, जो हम बायोटेक्नोलॉजी में करते भी हैं, दैट इज यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। कि भैया एक काम कीजिए, कर क्यों रहे हैं आप ये केमिकल्स का इस्तेमाल, ताकि आपकी अच्छी प्रॉपर बेटा प्लांट की ग्रोथ दिख जाए, इसीलिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेस्टिसाइड्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो कीड़े वीड़े लग रहे हैं जिंदगी में, कुछ लोग तो खुद ही भाई कीड़े हैं, लेकिन जब बेटा पेड़ में कीड़े लग रहे हैं, पौधे में कीड़े लग रहे हैं, टमाटर खराब हो जा रहा है, क्या बोलते हैं, ब्रिंजल में कीड़ा लग गया है, ऐसा प्रॉब्लम ना हो, क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि प्लांट में ही ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया जाए कि उसको कीड़े ही ना लगे। ठीक है ना। जिंदगी में कितने भी कीड़े लगे हो, खुद कितने बड़े कीड़े हो, लेकिन ब्रिंजल में कीड़ा नहीं लगना चाहिए गाइस। ओके, तो हम कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल। टमाटर बहुत ज्यादा पक जा रहा है, लेक्चर से तो बेटा आप जिंदगी में वैसे भी पके हुए होते हो, कौन लेक्चर देखेगा, इससे करियर बन जाएगा, लेकिन टमाटर नहीं पकना चाहिए गाइस। ज्यादा टमाटर पक जाएगा तो बिजनेस का लॉस हो जाएगा, स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, ओवर राइपनिंग हो जा रही है। कुछ कीजिए कि ये टमाटर जो है बहुत ज्यादा ना पके, या फिर बेटा आपके जो प्लांट्स है वो बेटर मिनरल का यूजेज कर पाए, या किसी भी तरीके के बेटा, देखो तुम तो बेटा जरा सा अगर 5 मिनट लेक्चर एक्सटेंड हो जाता है तो ऐसे स्ट्रेस को झेल नहीं पाते हो ना गाइस, फैल जाते हो। लेकिन कम से कम प्लांट्स को ऐसे बना दो कि वो किसी भी प्रकार की एबायोटिक जो स्ट्रेस है ना, कैसा आंधी आए, तूफान आए, सैलिनिटी वाली कैसी भी कंडीशन हो, ड्राइनेस आ जाए, बाढ़ आ जाए, हर चीज को बेटा वो झेल सके। प्लांट को क्यों ना ऐसा बना दो जो न्यूट्रिएंट रिच हो। भले ही बेटा तुम्हारे मन के अंदर, जीवन के अंदर पढ़ाई रूपी न्यूट्रिएंट बेटा बिल्कुल माइनस लेवल पे जा रहा है,
लेकिन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट रिच बना दो। मुझे ऐसा प्लांट बना के दे दो जिसके अंदर विटामिन ए भर भर के हो, ताकि किसी को बेटा नाइट ब्लाइंडनेस अगर है, वैसे तो बेटा दिन में भी ब्लाइंडनेस है, कैमरे के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस अगर है तो उसको बेटा ट्रीट कर सको। मेरी बात अगर आप बेटा समझ गए हैं तो मुझे बता दीजिए। बेटा पता है बहुत रैंडम बोला मैंने ये सब, पता नहीं मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो बेटा नफरत भरी हुई थी वो सारी चीजें बेटा निकल गई। क्या आपको समझ में आया? ये सारी मैंने जितनी भी पॉइंट्स बताए ना, वो एक्चुअल में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के जो फायदे होते हैं ना बेटा, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बेटा फायदे हैं। क्या आपको बेटा समझ में आ गई? यस एवरीबॉडी, मजा आ गया सभी को? इसकी तो बेटा मेरी एक अलग क्लिप बननी चाहिए, ये खास मेरे सपोलो के लिए बेटा। ये रियल प्यारे सपोले नहीं बेटा, स्नेक्स के लिए है। स्नेक्स जो इधर उधर भटकते रहते हैं और कुछ भी बकवास करते रहते हैं, उनके लिए था बेटा ये। तुम तो मेरे प्यारे सपोले हो यार, तुम्हारा जहर मीठा है, ठीक है ना। सुनो अब एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, तो मैं कह रही हूं वी कैन थिंक ऑफ बेटा 3 ways, 3 तरीके, 3 ways टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के 3 तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 by 1 इसे लिखिए बेटा, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार गाइस, अब मेरे लक्ष्यांश फॉर्म में आ गए हैं, अब आएगा ना मजा। तो अब हम बात कर रहे हैं मैम, वापस से रिपीट कर रही हूं मैम, सबसे पहले आप दबा के इन केमिकल्स का इस्तेमाल करो। यूज ऑफ हार्मफुल डेंजरस केमिकल्स लाइक आप फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। पेस्टिसाइड्स, एनसीईआरटी ने इसकी कुछ तो हेडिंग दी हुई है बेटा, दी होगी, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, इसको लिखा हुआ एनसीईआरटी ने कि एग्रोकेमिकल, एग्रीकल्चर के लिए आप केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल बेस्ड आपने एग्रीकल्चर किया है ना। और फिर बेटा दूसरी चीज मैंने आपको बताई, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपने किसका इस्तेमाल किया सपोलो? ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना मैम हमने इस्तेमाल किया बायो, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हो ना, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। मैं वैसे तो एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, तुम वैसे बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे थे। जैसे यहाँ पे आपने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। और तीसरा बेटा जो हम बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे होते हैं, नंबर 3, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और इसी के जो मैंने जितने भी फायदे तुम्हें बताए ना, वो नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे। लेकिन इसके बीच में एनसीईआरटी ने चुपके से एक और इंफॉर्मेशन दे दी है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में बेसिकली क्या होता है, जिनमें ऐसे मॉडिफिकेशन किया है कि उसके वो सारे फायदे बेटा तुम्हें दिखेंगे, जो मैं अभी 1 by 1 सारे पॉइंट्स में बेटा लिखूंगी। तो एनसीईआरटी ने ना बेटा एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पे ऐड किया हुआ है, मैं साइड में हूं, तब तक आप नोट करो। तुम सबने बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सुना हुआ होगा, तुम सबने हरित क्रांति बेटा बचपन में जब हमें पढ़ाई जा रही थी, है ना, तब तुमने सुना तो होगा ही बेटा, आंखें खोल के, कान खोल के। तो एग्रीकल्चर हुआ क्या था ना बेटा, हुआ क्या है, हुआ तो अभी भी है। आपको तो पता ही है बेटा कि हमारी पॉपुलेशन कितनी तेजी से, यू नो गाइस, ठीक है ना। तो हमारी जो पॉपुलेशन की डिमांड तो बेटा हमारी वैसे भी कभी कम नहीं होती है, डिमांड बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो देखो बहुत सारी चीजें बेटा डिमांड ज्यादा होगी। तो एनसीईआरटी ने एक इंफॉर्मेशन दी है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे बोला जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग।
इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है ग्लोबली, है ना। और इंडिया में इनसे ही इंस्पायर होके हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए मिस्टर MS स्वामीनाथन। इन्होंने हमारे देश में बेटा क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति लेके आए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बेटा बढ़ रही थी। तो पॉपुलेशन की डिमांड को बेटा पूरा करने के लिए हमें चाहिए था कि हम हरित क्रांति लेके आए। एनसीईआरटी ने इसके बारे में पॉइंट्स कुछ दे रखे हैं बेटा, क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड बन सकते हैं। अब हरित क्रांति से सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा ना, वो ये आएगा कि फूड प्रोडक्शन कितने गुना बढ़ा। आपको पता है पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि हमें बहुत ज्यादा फूड डिमांड थी हमारी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से ट्रिपल हो गया फूड प्रोडक्शन। एंड कैन यू बिलीव इट कि 3 गुना फूड प्रोडक्शन बढ़ गया, ट्रिपल हो गया फूड प्रोडक्शन, येट इट वाज नॉट सफिशिएंट टू मीट द डिमांड ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। मेरी बात समझ रहे हो, स्टिल इट वाज नॉट इनफ। और यही होता है गाइज, तुम लोगों को जितना भी बेटा प्रोवाइड कर दिया जाए स्टिल इट इज नॉट इनफ, फिर भी हमको गाली पड़ेगी कि कुछ तो कमी रह गई। समझ रहे हो ना, सच्चाई है ये। और हमारी पॉपुलेशन की भी बेटा सोचो 3 गुना आपने ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, स्टिल इट वाज नॉट सफिशिएंट। फिर एनसीईआरटी ने क्या दिया है, फूड प्रोडक्शन क्यों बढ़ा, ये पॉइंटर्स कुछ दिए हुए कि फूड प्रोडक्शन ग्रीन रेवोल्यूशन से क्यों बढ़ा। तो 3 चीजें दी हुई है। मोस्ट लाइकली बोला कि हमने ना केमिकल्स का इस्तेमाल किया था। और आप ये मत सोचिए बेटा कि कोई अगर इसको यूज कर रहा है, आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होंगे। वैसे मेरे फादर भी, और मैं आपको बताऊं टेक्निकली वैसे तो मेरे फादर आर्मी में सर्विस किए और रिटायर हो गए। अब वो प्योर, उनको ना फार्मिंग में बहुत मजा आता है, तो मेरे पापा अभी पूरा प्योर फार्मिंग कर रहे हैं एंड ही लव्स इट। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि फार्मिंग में लाइक हाउ आर यू एक्चुअली लाइकिंग इट। पर एक तो देखो खेत तो है ही अपने, लेकिन उसके गार्डन में भाई हर तरीके की सब्जी उगाते, अपने पौधों का इतना ध्यान रखते, जितना ध्यान उन्होंने शायद हमारा ना रखा हो, लेकिन उतना बेटा पौधों का बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। तो पौधों का बहुत ध्यान रखते हैं, और हमारे खेत भी हैं तो वो देख रहे हैं। तो ही इज डूइंग नाउ आफ्टर रिटायरमेंट, वो फार्मिंग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो जो ऐसे एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आए होंगे उनको पता होगा कि ऐसा नहीं है कि केमिकल्स बहुत सस्ते आते हैं। हाँ, हम हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अगर फार्मिंग के लिए मान लो, तो ऐसा नहीं है बहुत सस्ते होते हैं भाई, ये बहुत महंगे केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं और बहुत महंगे होते हैं, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट ही यहां से आया कि आप कह रहे हैं कि केमिकल्स का इस्तेमाल कर लो, कीड़े नहीं लगेंगे, फर्टिलाइजर्स की तरह काम करेंगे, प्लांट अच्छा ग्रो करेगा, अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलेगी। बट एक्चुअल में दीज आर वेरी वेरी कॉस्टली, नॉट एवरी फार्मर कैन एक्चुअली अफोर्ड दीज वेरी वेरी प्राइसी केमिकल्स ऑल्सो। समझ रहे हो मेरी बात। तो बोला ग्रीन रेवोल्यूशन से जो बेटा आपकी थोड़ा सा एसएसटी वाली क्लास लग रही होगी, एसएसटी वाली मैडम समझ लो मुझे, कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्यों बढ़ा, सपोलो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इसीलिए बढ़ा, एक तो हमने केमिकल्स का इस्तेमाल किया बेटा, वो तो हमारा अधिकार था, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया हमने बेटा, और पेस्टिसाइड्स, हमने इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया। दूसरा, हमने बहुत बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज की। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का मतलब, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब मैनेज करना, तो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का मतलब होता है क्रॉप रोटेशन कर दो ताकि सॉइल की फर्टिलिटी लूज ना हो, है ना। टाइम दो कि वो उसकी नेचुरल फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। किस क्रॉप को कितना पानी चाहिए, इरिगेशन मतलब कितना पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किसी को ज्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए, बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस यूज की, बेटर मशीन्स का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीजें बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में आई। और इसके अलावा हमने कुछ अच्छी बेटा क्रॉप वेराइटीज का भी इस्तेमाल किया। इन तीनों रीजंस की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन में ट्रिपल हो गया फूड प्रोडक्शन। सारे पॉइंटर्स बेटा तुम लोगों को याद हो गया, पॉइंट्स याद भी होने चाहिए, समझते भी जाओ इंटरेस्ट के साथ में, इंटरेस्टिंग लगना चाहिए क्योंकि इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर ये भी होना चाहिए कि सारे पॉइंट्स याद हो रहे हैं, ठीक है ना। इन 3 रीजंस की वजह से एनसीईआरटी ने कहा, लेकिन मेनली जो 2 रीजंस थे ना जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन बढ़ा, तीनों थे बट मेन 2 रीजन थे। पहले 2 आपने केमिकल्स का इस्तेमाल किया और आपने बेटा बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, मेन ये 2 रीजंस थे। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। थम्स अप दे दो अगर बेटा बढ़िया तरीके से तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई हो। तो हम यहां पे लिखेंगे मैम कि अब हम बात करने जा रहे हैं कि मैम नोट डाल के थोड़ी सी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जाए, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जाए। बेटा तुम्हें नहीं लगता कि हमने बचपन में ना, मतलब मैं अपने लिए तो बोल ही सकती हूँ रिवॉल्यूशन,
बहुत सारी अच्छी चीजों को ना अच्छे से नहीं पढ़ा है, मतलब स्कूल्स में। आई एम टेलिंग यू, जैसे सच में सोशल साइंस वाज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बहुत सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग थी। या तो बेटा हमने ही इंटरेस्ट से नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ा, और या तो अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़ाया नहीं गया, आई डू नॉट नो। बट बचपन में जो हम चीजें ईवीएस हो गया, मतलब बहुत बचपन की बात करूं मैं, 3, 4, 5, 6 में, 7th, 8th, 9th में बहुत अच्छे अच्छे बेटा कंटेंट होते थे जो आपके एक्चुअल में बेसिक चीजों की नॉलेज को ना इंप्रूव करने के काम में आते हैं। मुझे लगता है कि हमने उन चीजों को यूटिलाइज ही नहीं किया अच्छे से यार। नाउ दैट आई एक्चुअली रियलाइज कि ये सब्जेक्ट्स बड़े प्यारे थे, और अगर आपकी वो बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होती ना, आपको बहुत सारे बेटा ऐसे देश में एग्जाम्स होते हैं जिनमें ये बेसिक 10वीं तक की नॉलेज बहुत काम आती है, ठीक है ना। पता नहीं क्या हिस्ट्री सुन लो तो लोग कहते हैं तुझे एसएसटी पसंद है, तुझे सोशल साइंस पसंद है, आपको ऐसे स्टीरियोटाइप कर देते हैं। भाई बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री होती है, भले ही हमें अपने हिसाब से पढ़ाई जाती हो, ठीक है ना, लेकिन अगर कोई टीचर या बच्चा बहुत इंटरेस्ट से पढ़े, बहुत एक्चुअल में बहुत अच्छी है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कुछ अतिरिक्त ज्ञान भी मैं दे रही हूं यहाँ पे, जो एनसीईआरटी में दिया नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे, स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेना बेटा, ए है या यू है, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है ग्लोबली, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है ग्लोबली। इनसे हम स्वामीनाथन जी इंस्पायर हुए थे। हमारे देश में किनको बोला जाता है बेटा, तो इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जिन्हें कहा जाता है हमारे देश में, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस्ड दिस इन इंडिया एंड रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट ये थी, रिक्वायरमेंट थी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन की बेटा डिमांड थी, हमारी पॉपुलेशन की डिमांड थी, ठीक है ना। सब अपने अपने नंबर बता रहे हैं। तुम्हें एक बात बताओ, मेरे एसएसटी में कितने नंबर थे? नंबरों में वैसे कुछ नहीं रखा है, बट पता है मेरे एसएसटी में कितने मार्क्स थे? 97। 100 नहीं थे, 97 थे। और सबसे मेरा आई थिंक 10th क्लास में एसएसटी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे। आता मुझे कुछ नहीं था बेटा, पर पता नहीं 97 आ गए थे। मतलब आता मतलब समझ में पता नहीं कितना आया, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सच में हिस्ट्री जितनी पता होनी चाहिए या जितना सच में नहीं आती है, आनी चाहिए बेटा। एटलीस्ट अपने देश की हिस्ट्री आनी चाहिए। आई एम वर्किंग ऑन इट, समय निकाल के कुछ बेटा अपने देश के बारे में पता किया जाए, पता होना चाहिए, ठीक है ना। मुझे कभी कभी लगता है यार कि यार नहीं पता है यार, है ना। इंट्रोड्यूस्ड, फिर हम बोलेंगे इसमें हुआ क्या, ट्रिपल्ड, ट्रिपलिंग हो गई फूड प्रोडक्शन, ट्रिपलिंग हो गई बेटा फूड प्रोडक्शन, ठीक है ना। और एंड ये हुआ क्यों, और पहले तो ये लिखो, स्टिल wasn't enough, स्टिल wasn't enough, फिर भी बेटा ये इनफ नहीं था गाइज, स्टिल wasn't enough, ठीक है। ट्रिपलिंग क्यों हुई, ड्यू टू, फटाफट से इसे लिख रहे हो ना या सिर्फ कमेंट्स कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। ड्यू टू नंबर 1 बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस
जैसे कि बेटर इरिगेशन, मशीन्स, क्रॉप रोटेशन, ठीक है ना। फिर नंबर 2 बेटा क्या, यही यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, और तीसरा मैंने क्या कहा बेटा, इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज। लेकिन ऊपर के दोनों मेन रीजंस थे, ये पूछा जाएगा, इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, ठीक है बेटा, ये पूछा जाता है इसलिए आपको ध्यान रखना है। ओके, इन दोनों को लिख लें मेन, ये थे मेन रीजंस। डन 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 कर लो। अब हम बेटा पता है क्या करने वाले हैं, अब हम वो जो हमने लिखा है ना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम ऐसे जीन में मॉडिफिकेशन कर देते हैं, अब मैं आपको उसको पॉइंट्स में लिखवा रही हूँ, कुछ कुछ तो मैं आपको डायग्रामेटिकली अभी समझाऊंगी भी, ठीक है ना। विवेक नहीं यार, बाद में कुछ नहीं होता है, नोट करो, अभी नोट करो। डन 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 कर लो, डन 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 डन। डन हो गया सारे बच्चों का। एवरीबडी डन। बहुत बढ़िया। देखो पहले मैं ना एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं कराऊंगी, पहले मैं लिखवाऊंगी आपको, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज मतलब एडवांटेजेस, ऐसे लिखो, एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली, और इसमें कुछ रटना नहीं है, एक आधा एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे जो मैं बताऊंगी जो तुम्हें टेक्निकली पता नहीं है, बाकी सब तुम्हें पता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसके क्या एडवांटेज है अगर आपने क्रॉप में मॉडिफिकेशन कर दी। सबसे पहला एडवांटेज है कैन टॉलरेट एनी एबायोटिक स्ट्रेस। आप ऐसे प्लांट्स बना रहे हैं जो किसी भी प्रकार के एबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि टेम्परेचर, यानी कि पीएच, यानी कि सैलिनिटी, ऐसे किसी भी सिचुएशन को वो इजीली झेल पाए, ऐसे आपने बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना लिए। नॉट डन। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो भाई, कर लो। डन। चलो अब यहां आओ, ठीक है। देखो किसी भी तरीके की बेटा एबायोटिक स्ट्रेस को वो झेल पाए, आपने ऐसे प्लांट्स बनाए। नंबर 2, मैम क्या फायदे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाने के। नंबर 2 फायदा है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। आपने ऐसे प्लांट्स बनाए तो इसीलिए बनाए कि आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो।
खेती ज्यादा हो, अमाउंट ज्यादा हो, तो क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस हो, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, वेरियस रीजन से हो रहे हैं। देखो, ज्यादा आपको पेस्टिसाइड्स पे, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, निर्भर ना होना पड़े। आप क्या करते हो ना, पेस्टिसाइड्स पे निर्भर ना होना पड़े, इसीलिए आप प्लांट को ही पेस्ट रेजिस्टेंट बना देते हो, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे भी, बीटी कॉटन। सैलिनिटी का मतलब होता है बेटा सॉल्ट कंडीशंस ना, सॉल्ट सैलिनिटी बेटा कौन सी केमिस्ट्री बेटा। हाँ, अब सुनो, क्या क्या मैंने बोला बेटा अभी आपको, मैं क्या बता रही थी कि पेस्ट रेजिस्टेंट बना दो। भाई तुम्हें कीटनाशक दवाइयां यूज करने की जगह तुम क्या कर रहे हो ना बेटा, तुम प्लांट्स को ही पेस्ट रेजिस्टेंट बना दो। कैसे बनाया जाता है ये कल की क्लास में मैं बताऊंगी आपको, कि किसी पेस्ट से, किसी खतरनाक पेस्ट से तुम्हारे प्लांट्स को दिक्कत हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ स्प्रेइंग सम पेस्टिसाइड्स, मेक द प्लांट्स इन सच अ वे, जीन्स में ऐसे मॉडिफिकेशन कर दो कि वो रेजिस्टेंट बन जाए, ताकि आपको पेस्टिसाइड्स पर निर्भर ना होना पड़े। समझ में आ गई बात। तो पहली बात तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये प्लांट्स जब आप बनाते हो तो रिड्यूस्ड रिलायंस होती है। रिलायंस मतलब डिपेंडेंसी, मतलब निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स पे भी कम निर्भर होना पड़ेगा। प्लांट्स को ही ऐसा बनाया कि वो मिनरल्स को ना बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाए बेटा सॉइल से। ठीक है ना। देखो मैं इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में नंबर 4 करके बना रही हूं। मेक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, मेक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, और यही पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो आपको बनाना है, इसका एग्जाम्पल हम कल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ लिख लो, जैसे कि बीटी कॉटन तुमने बना दिया, ये बीटी कॉटन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है ना। फिर मैंने आपको ये जो बताया ना कि फर्टिलाइजर्स पे कम डिपेंडेंसी है, तो बेटर मिनरल, बेटर या इंक्रीज्ड मिनरल यूजेज, बेटर और इंक्रीज्ड मिनरल यूजेज, सॉइल से मिनरल का जो इस्तेमाल हो रहा है, मिनरल यूजेज फ्रॉम सॉइल, तो ये सॉइल से बेटर तरीके से इसको यूटिलाइज कर पाएंगे प्लांट्स, एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे, तरीके से बेटा इस्तेमाल कर पाए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं बेटा। किसी को यहां तक, किसी को कोई दुख दर्द समस्या? यस एवरीबॉडी, किसी को यहां तक कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? अब सुनो मेरी बात, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने एक अतिरिक्त ज्ञान वाला पॉइंट बता रही हूं और एक ऐसा पॉइंट जिससे 2 बार नीट में सवाल आया हुआ है। पहला पॉइंट, देखो यार, आपकी खेती मतलब आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, ज्यादा अमाउंट में तुम्हारे बेटा जो भी तुम वो बना रहे हो, प्रोडक्टिविटी अच्छी मिले, बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्टिविटी अच्छी कब मिलेगी? जब ये सारी चीजें होगी, उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, वो किसी भी स्ट्रेस कंडीशन को बेटा झेल सकता है, केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा आपको, और बहुत अच्छा वो ग्रो कर रहा है। लेकिन बेटा लॉस तो आफ्टर हार्वेस्टिंग भी हो सकता है ना। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है तुमने बेटा हार्वेस्ट कर लिया, तुमने अपना बहुत सारे वेजिटेबल्स हुए थे, बहुत सारे टमाटर हुए थे। मैं टमाटर का इसीलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि टमाटर बहुत पहले पढ़ाया जाता था, फ्लेवर सेवर टमाटो, ठीक है ना। लेकिन अब नहीं है तुम्हारी एनसीईआरटी में, बट जस्ट मैं तुम्हें तो एक अतिरिक्त ज्ञान वाला इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, थोड़ा बहुत तो अतिरिक्त बेटा देना ही पड़ेगा आपको। तो फ्लेवर सेवर टमाटो का मतलब है कि यार टमाटर तो बहुत सारे उग गए भाई, लाल लाल खूब टमाटर तुमने बना लिया, तुम्हें लगा बहुत मजे आ गए, लेकिन टमाटर को जैसे तुमने हार्वेस्ट किया, ओवर राइपनिंग हो जाती है टमाटर की। ओवर राइपनिंग मतलब ज्यादा पक जाएंगे, तो हार्वेस्टिंग के बाद तुम्हारा लॉस होगा कि नहीं? तो कई सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बेटा तुम्हारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी प्रिवेंट करता है। यानी जब तुमने टमाटर निकाल लिए, हार्वेस्टिंग के बाद लॉस को कैसे रोकना है? क्या गजब बायोटेक्नोलॉजी है भाई। अभी तुम पढ़ोगे तो तुम मतलब मजा आ जाएगा तुम्हें कि यार क्या नहीं कर सकती है साइंस, है ना। जैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, भाई किसी इंसेक्ट ने किसी कॉटन के प्लांट को डैमेज किया, कॉटन के बॉल्स है उसमें कीड़े लग जा रहे हैं, है ना, इंसेक्ट्स ने उसको डैमेज कर दिया, तो तुमने प्लांट्स को ही ऐसा बना दिया कि भाई इंसेक्ट उसको फीड करेगा ना, खुद ही मर जाएगा। अरे तुम देखना, पढ़ाऊंगी मैं इसे। टमाटर पक रहा था, एक जीन है पॉली गैलेक्ट्यूरोनेज, बोलने में मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है थोड़ी सी, लिखूंगी अभी। तो वो जो जीन है ना बेटा, वो टमाटर की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको साइलेंट कर दिया। डायलॉग सुना है तुम लोगों ने, साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। बहुत ही बेटा क्रिंज है ये, बट एनीवे तुम इस जीन को साइलेंट कर देते हो, एक्चुअल में जीन साइलेंसिंग करते हो।
आप जीन साइलेंसिंग की भी टेक्निक्स पढ़ोगे। जीन साइलेंट कर देने का मतलब भाई अगर वो जीन को ही तुमने बेटा साइलेंट कर दिया तो वो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा जिससे कि टमाटर पक रहे थे। तो जीन साइलेंसिंग का भी इस्तेमाल, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना रहे हो, ऐसे टमाटर में किया गया था, उस जीन को साइलेंट जिससे वो पके ना, ओवर राइपनिंग ना हो, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ना हो। फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टमाटो, समझ गए मेरी बात? ये पहले लिखती हूं और लास्ट पॉइंट लिखवाऊंगी कि तुम न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी इंक्रीज कर सकते हो। तुम्हें चाहिए इसके अंदर विटामिन ए बढ़ जाए तो तुम उसके अंदर कैसे विटामिन ए बढ़ाओगे, यही वाली बात बेटा हम लास्ट में करेंगे, ठीक है ना? यस एवरीबॉडी, चलिए बेटर इंक्रीज हो गया। फिर क्या पॉइंट लिखवाया, थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान है बट लिख देते हैं। अच्छा लिखा तो है एनसीईआरटी ने कि रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, एग्जाम्पल नहीं दिया है। रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना? मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूं। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्ट कर लिया तुमने उसके बाद के लॉस को। फॉर एग्जाम्पल अतिरिक्त ज्ञान, ठीक है ना, जैसे कि फ्लेवर सेवर टोमेटो, इसमें क्या किया, जीन साइलेंसिंग। बेटा अभी जीन साइलेंसिंग मैंने बेसिक बताया तुम्हें, पूरी सेकंड टॉपिक बीटी कॉटन के बाद अगला टॉपिक ही जीन साइलेंसिंग का है, तो मैं पढ़ाऊंगी इस टॉपिक को। जीन साइलेंसिंग यूज करते हो यहाँ, तो बेसिकली आप करते क्या हो ना, सपोलो एक जीन को साइलेंट कर देते हो, जीन दैट प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट responsible for ओवर राइपनिंग, जिसकी वजह से लॉस हो रहा था। रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस, पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज, इस जीन को कर दो साइलेंट। अब ये साइलेंट हो जाएगा तो ये बेटा वायलेंट नहीं हो पाएगा। तो असली में फिर बेटा हम वो वाली गाना गा सकते हैं ना कि आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार, क्योंकि अब टमाटर मजेदार बनेंगे ना गाइस। साइलेंट कर दिया, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है गाइस। अब टमाटर को बेटा कुछ फैंसी नाम भी तो दोगे ना, नहीं तो तुम नॉर्मल बुला लोगे। नॉर्मल टमाटर, इसमें फर्क तो होना चाहिए ना गाइस। अब आखिरी में बताऊंगी एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, दैट इज गोल्डन राइस, ठीक है ना? चलो यस गाइस, डन डन एवरीबॉडी, करमजीत, नेहा, हिमांशु, साक्षी, यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। तो क्या हम आगे बढ़े गाइस? फ्लो चार्ट बना लिया है। लास्ट गोल्डन राइस के बारे में हम करने वाले हैं बेटा, ठीक है? डन। ऐसे प्लांट्स बना दिए जो किसी भी तरीके के स्ट्रेस को झेल सकता है, कोई टेम्परेचर, कोई पीएच, कोई सैलिनिटी कंडीशन, जो बहुत ज्यादा आपको बेटा क्वांटिटी वाइज ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है, वो तो चाहिए ही चाहिए ना बिजनेस के लिए। आपकी डिपेंडेंसी पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स पे कम हो जाए क्योंकि आपने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिए, जैसे बीटी कॉटन में पढ़ाऊंगी। नेचुरली वो कीड़े लगने से बेटा अपने आप को रोक रहा है।
एनहांस्ड बेटा मिनरल यूजेज, बेटर मिनरल यूजेज कर पा रहा है, प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं, सॉइल अपनी उम्र से पहले एग्जॉस्ट नहीं हो रहे। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, आपने क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ा ली लेकिन हार्वेस्ट करने के बाद टमाटर सड़ गए, तो टमाटर को मजेदार बनाने के लिए जीन साइलेंसिंग कर दी, फ्लेवर सेवर टमाटो होता है। बहुत ज्यादा अतिरिक्त ज्ञान है, आप अपने अकॉर्डिंग याद रखिए, ये अतिरिक्त ज्ञान है बेटा। एनसीईआरटी ने केवल पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रोका जा सकता है इन क्रॉप्स के इस्तेमाल से, बस उतना दिया हुआ है। मैंने तुम्हें कैसे, उसका एक एग्जांपल दे दिया है। लास्ट बेटा जो हमें करना है, जो नीट में 2 बार पूछा गया है, एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। कैसे मैम? इसका एग्जाम्पल है सुनहरे चावल, गोल्डन राइस। क्या इसको बनाने की पद्धति, प्रोसेस एनसीईआरटी में दी हुई है? क्या लगता है बेटा आपको, क्या लगता है? एनसीईआरटी छू के निकल जाती है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी ने बिल्कुल भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है, इसकी कुछ नॉलेज आपको होनी चाहिए। गोल्डन राइस में होता क्या है, क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है, पहले तो वो करो। विटामिन ए एनरिच्ड, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। विटामिन ए एनरिच्ड होता है, भर भर के विटामिन ए है इसके अंदर। किया कैसे जाता है मैम ये विटामिन ए से एनरिच्ड? तो एक जीन है बेटा, समझिए मेरी बात को। क्या आपको बनाना है? ऑफ कोर्स आपको बनाना है। एक प्लांट है, मैं उस प्लांट की फोटो नहीं लेके आ पाई, आप क्लास के बाद देखना। डैफोडिल प्लांट होता है, पीले रंग के आपको फूल दिख रहे होंगे, सुंदर सुंदर। ये जो डैफोडिल प्लांट होता है, इसमें से एक जीन निकालते हैं गाइज, इस जीन को पीला बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसी के पास तो होती है एक जीन, बीटा कैरोटीन की जीन। तो इस प्लांट के अंदर से हमने एक जीन निकालनी है गाइज। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है ना, जेनेटिक इंजीनियर बन चुके हो ना, अब बताओ हमें क्या करना है? जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है यहां। मेरे को इस प्लांट में से एक जीन निकालने का है, कट कर दिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके इस जीन को मैंने निकाला। ये मेरी बीटा कैरोटीन की जीन है गाइज, मेरी डिजायरेबल जीन को मुझे अल्टीमेटली इसमें से निकालना है। मैंने इसको कहां से निकाला है? दिस बीटा कैरोटीन जीन फ्रॉम दिस, आई हैव टेकन इट आउट फ्रॉम दैट, आई हैव कट इट यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैंची, एंड मैं इसको बेटा मुंह उठा के डायरेक्टली प्लांट के अंदर डाल दूंगी या किसी भी सेल के अंदर डाल दूंगी तो ग्रो कर जाएगा गाइस। अगर मैं डायरेक्टली इसे प्लांट के अंदर डाल दूंगी तो क्या ये अपने आप बेटा मस्त अपना प्रोडक्ट बनाएगा? बताओ हाँ या ना, बताओ ना, बना सकता है क्या? पहले लेक्चर में पढ़ा था तुमने। मुझे अगर प्लांट में इस जीन को डालना है, किस वेक्टर का इस्तेमाल करूंगी? पढ़ चुके हो, बताओ। मुझे वेक्टर्स का इस्तेमाल करना है, लेकिन मुझे इसे राइस, नॉर्मल राइस प्लांट्स में डालना है, तो मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। बताइए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा गाइस, बताइए बताइए। मुझे नॉर्मल राइस, कोई भी नॉर्मल राइस की वैरायटी है ना, मुझे उसके अंदर ये जीन डालना है। मैं किसका इस्तेमाल करूंगी आप मुझे बताइए ना। प्लाज्मिड आप बोल रहे हैं, बट कौन सी प्लाज्मिड स्पेसिफिकली मुझे बताइए ना कि कौन सी प्लाज्मिड्स की मैं बात कर रही हूँ। विच प्लाज्मिड्स, विच प्लाज्मिड? नो, गलत गलत। प्लाज्मिड बताइए कौन सी प्लाज्मिड? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस टीआई प्लाज्मिड। क्या मैं यही कहूंगी? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल करना है। इस चैप्टर में बार बार ये सेम चीज यूज होगी। आपने कहा था कि आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें टीआई प्लाज्मिड होता है, टीडीएनए होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मैंने इसको कट किया, इसको मैंने, हमारी ये टीआई प्लाज्मिड थी, टीआई प्लाज्मिड हमारी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस से हमने ली। मैंने यहां पे भी कट मार दिया, अभी मैं ऐसे ही दिखा देती हूं। यहां पे मैंने कट मार दिया, दोनों को कट मारने के बाद दोनों को जोड़ बोल रही हो बेटा, दोनों को जोड़ दिया लाइगेजेस की मदद से। क्या दोनों को जोड़ देंगे गाइस? बिल्कुल जोड़िए मैम, इन दोनों की जोड़ी बना देते हैं, इन दोनों की जोड़ी सलामत रख देते हैं बेटा। रिकॉम्बिनेंट ही तो बनाया था पूरे चैप्टर में, तुमने यही तो पढ़ा कि रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाया जाता है। अब उसकी एप्लीकेशन देख रहे हो, ये तो तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, कहीं एनसीईआरटी में बनाया नहीं हुआ है, पर हर एक चीज को आप बना के ही देखेंगे
कल से जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में बिना डायग्राम के आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि आप बिना डायग्राम के सिर्फ रटेंगे, कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बना के देखना है बेटा, ठीक है ना। दिस इज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बस मेरे को ये बता दो, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एक जीन है, जिस जीन का मुझे काम, जो मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, बीटा कैरोटीन जीन, जो मैंने एक प्लांट से निकाली थी, डैफोडिल प्लांट से। अब बेटा इसका अल्टीमेटली मुझे इसे नॉर्मल राइस वैरायटी के अंदर डाल देना है। अब देखो इसका एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ। अब मैंने इसे इंसर्ट कर दिया, किसके अंदर डाल दिया, इंसर्ट इन नॉर्मल राइस ग्रेन वैरायटी, इंसर्ट इन नॉर्मल राइस ग्रेन्स वैरायटी। हमने नॉर्मल बेटा जो राइस प्लांट्स की वैरायटी है, हमने उसके अंदर इसे डाल दिया। अब होगा क्या ना, इसके अंदर डालने के बाद आप समझना मेरी बात, ठीक है ना। तो हमने बेसिकली यहां पे भी लिख लो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की मदद से इसे किया है। अब बेटा अब मेरी बात समझना, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब तुम इसे नॉर्मल राइस वैरायटी के अंदर इसे डालते हो ना, इसे इंट्रोड्यूस करते हो, ये बीटा कैरोटीन जीन पता है सेल्स में क्या बनाती है, प्लांट्स के अंदर जाके, जब तुम ऐसे नॉर्मल राइस प्लांट्स के अंदर डालते हो तो ये प्लांट्स के अंदर जाके बीटा कैरोटीन बनाती है। और बीटा कैरोटीन जो होता है, इट इज अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। कैन एनीबडी टेल मी, मैं साइड हो जाती हूं, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीकर्सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीकर्सर, बताइए। प्रीकर्सर का मतलब होता है प्रिमिटिव फॉर्म, प्रीकर्सर मतलब होता है प्रिमिटिव फॉर्म। बीटा कैरोटीन जीन से जो बीटा कैरोटीन बनता है, दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू फॉर्म विटामिन ए। सो विटामिन ए इज एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम योर बीटा कैरोटीन। तो बेटा बीटा कैरोटीन बनेगा, बीटा कैरोटीन से आगे जाके विटामिन ए बनेगा, बस। मिमिक नहीं गाइज, प्रिमिटिव फॉर्म होता है, प्रिमिटिव फॉर्म होता है, प्रिमिटिव फॉर्म होता है। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात है यार, बना लिया आप लोगों ने, इसको लिख लो। अगर कोई किसी का प्रिमिटिव फॉर्म है मतलब पहले बीटा कैरोटीन से आगे जाके विटामिन ए, सिंपल सी बात है। आपने इसे बेटा डाल दिया, इसके अंदर बीटा कैरोटीन बनता है, बीटा कैरोटीन फॉर्म्स या सिंथेसाइज बीटा कैरोटीन। और बेटा देखो इतनी टेक्निकल डिटेल्स नहीं दी एनसीईआरटी में, बट और पता है इसी बीटा कैरोटीन की वजह से दिस इज गिविंग येलो कलर, जो येलो नहीं गोल्डन कलर, जो सुनहरे चावल है ना, वो इस बीटा कैरोटीन की वजह से है। बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन एक्चुअल में इट इज अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। इसका प्रिमिटिव फॉर्म में मतलब कि आगे जाके इवेंचुअली इट फॉर्म्स विटामिन ए। आपको मेरी बात समझ में आ गई? एक्चुअल में बीटा कैरोटीन से ही आगे जाके विटामिन ए बनता है, यानी ये इसका प्रिमिटिव फॉर्म है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? मैं वापस से रिपीट कर रही हूं, बट आप पहले इतना तो सुनिए। रिवीजन क्या होता है बेटा? अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, रिवीजन क्या मैं नहीं कराती हूं? पूरा ही तो रिवीजन करा रही हूं। देखो क्या किया मैंने, मेरे को एक राइस प्लांट को विटामिन, राइस के जो दाने हैं उसको विटामिन ए से एनरिच्ड करना था। गोल्डन राइस इज द एग्जाम्पल ऑफ विटामिन ए एनरिच्ड राइस, ठीक है। अब हमने क्या किया इसके लिए, सपोलो हमने एक डैफोडिल प्लांट में से एक जीन निकाली, स्पेसिफिकली बीटा कैरोटीन जीन। बीटा कैरोटीन जीन क्यों निकाली? बीटा कैरोटीन जीन से बीटा कैरोटीन बनता है जो आगे जाके विटामिन ए बना सकता है, प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का। मैंने बीटा कैरोटीन जीन निकाली, मुझे प्लांट्स में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मैं एज अ वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का इस्तेमाल करूंगी। उसके टीआई प्लाज्मिड में मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट कर दूंगी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दूंगी, और इसी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की मदद से नॉर्मल राइस वैरायटी में अपने उस प्लाज्मिड को डालूंगी बेटा, जिसके अंदर मेरे पास बीटा कैरोटीन की जीन हो। बीटा कैरोटीन की जीन से बीटा कैरोटीन बनता है, and that actually gives the golden appearance to the rice grains, and beta carotene आगे जाके ultimately vitamin A बनाता है, so that rice becomes vitamin A enriched। किसी को कोई दुख दर्द समस्या? yes everybody। क्या एनसीईआरटी की यहां तक की रीडिंग करें
हमारा देख रहे हो बेटा, इंट्रोडक्शन पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने पॉइंट दे रखे हैं, बट एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज छोड़ किसी भी पार्ट को नहीं सकते हैं बेटा। आज आपको डीपीपी में हो सकता है बीटी कॉटन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिले, कोई दिक्कत नहीं है, वो कल कवर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या एनसीईआरटी की यहां तक की रीडिंग करवा दूं? ठीक है, अब मैं चैट्स ऑफ कर रही हूं, क्योंकि बेटा अंत तक का टाइम आते आते ना बहुत स्पैमिंग होती है। तो मैं एक बारी बेटा चैट्स ऑफ करा रही हूं, क्योंकि वापस से एक बारी रिवीजन हो जाएगा अगर आप एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से सुनो, वापस रिवीजन होगा। लेट अस टेक एट 3 ऑप्शंस, एवरीबॉडी फुल अटेंशन बेटा मुझे चाहिए। लेट अस थिंक ऑफ बेटा 3 ऑप्शंस जिससे हम एग्रीकल्चरल या हमारी फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर यानी कि खतरनाक केमिकल्स, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हो। ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन 3 गुना, ट्रिपलिंग पूछा जाएगा। फूड सप्लाई बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, डिमांड अभी भी फुलफिल नहीं हो रही। फिर क्यों हुआ इससे प्रोडक्शन ज्यादा? इंक्रीज्ड यील्ड हैव बीन पार्टली ड्यू टू द यूज ऑफ इंप्रूव क्रॉप वेराइटीज। मतलब समझ पा रहे हो, पार्टली मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है कि इंप्रूव क्रॉप वेराइटीज का आपने इस्तेमाल किया, इसीलिए हो सकता है प्रोडक्टिविटी बढ़ी, बट मेनली ड्यू टू यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मैंने पॉइंट पे एम्फेसिस करवाया है, जहां गलती करते हो, इग्नोरेंट वे में पढ़ते हो। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनकी वजह से मेजरली हुआ ये 2। ये भी मैंने साथ के साथ तुम्हें बताया। हाउएवर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव, ऐसा थोड़ी है सस्ते आते हैं। एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एक्जिस्टिंग वेराइटीज आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू कन्वेंशनल ब्रीडिंग। यार अगर आप कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक करते रह जाओगे, नॉर्मल वेराइटीज का इस्तेमाल करते रह जाओगे, तो आपको उतनी प्रोडक्टिविटी गाइज नहीं दिख सकती। बात सिंपल सी है, आपको कुछ तो बेटा आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, तभी आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। लाइफ में भी एप्लीकेबल है। इज देयर एनी ऑल्टरनेट पाथ of our understanding of genetics that can show the farmers may obtain maximum yield from their fields? क्या कुछ ऐसा तरीका है? Is there any way to minimize the use of fertilizers, chemicals, so that their harmful effect on the environment are reduced? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे इनके यूजेज को भी कम कर दिया जाए? यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज अ पॉसिबल सोल्यूशन। क्या आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर लो, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल, जिनके जीन में ऑल्टरेशन कर दी जाए, मैनिपुलेशंस यानी बदलाव कर दिए जाएं, उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीएमओ कहते हैं। कैसे यूजफुल होते हैं? इन मेनी वेज। कैसे? मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, कोल्ड, ड्राउट, ड्राउट मतलब सूखा, सॉल्ट, हीट, किसी भी तरीके के बेटा कंडीशन में सर्वाइव कर जाएंगे। रिड्यूस रिलायंस, आपकी डिपेंडेंसी केमिकल पेस्टिसाइड्स पे कम हो जाएगी, क्योंकि आप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना रहे हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बेटा कम हो जाएंगे, मैंने फ्लेवर सेवर टमाटो बता दिया। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स, अर्ली एग्जॉर्शन नहीं होगा, एग्जॉर्शन मतलब फर्टिलिटी, सॉइल में से इंक्रीज मतलब अच्छी तरीके से एफिशिएंट तरीके से वो मिनरल का यूजेज कर रहे हैं। एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू, जैसे कि गोल्डन राइस, विटामिन ए एनरिच्ड राइस, पूरा प्रोसेस नहीं एक्सप्लेन किया हुआ। इन एडिशन टू दीज यूजेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड organisms have been used to create tailor-made plants to supply alternative resources to the industries in the form of starch, fuel या pharmaceuticals। आप किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स को, चाहे वो फ्यूल्स क्यों ना हो, चाहे वो आप बेटा कोई ऐसा ड्रग, ऐसा कोई मेडिसिन क्यों ना हो, आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीएम मींस जेनेटिक मॉडिफिकेशन से टेलर मेड प्लांट्स बनाते हैं। भाई इसको समझना कोई बहुत कष्ट वाली बात नहीं है बेटा। टेलर भैया क्या करते हैं बताइए गाइस, बताइए टेलर भैया क्या करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या करते हैं आपके जीवन में? टेलर भैया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टेलर मेड प्लांट्स भी बना सकते हो आप, उसी से रिलेट करो ना कि जीवन में टेलर क्या करता है। कई होते हैं जो रेडीमेड सूट्स हम ऑर्डर कर सकते हैं, टेलर भैया क्या करते हैं? कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। हमको ऐसा स्लीव्स बनाना का है, हमको इतनी लेंथ रखने का है, हमको अपना डिजायर्ड जो जैसा हमें चाहिए उस तरीके से बेटा उन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग गले का डिजाइन ऐसा। मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ कि मैं अभी, क्योंकि मैं लड़की हूँ ऑब्वियसली, इसीलिए मैं उस हिसाब से बात कर सकती हूँ। हमको सूट का गला जो है राउंड चाहिए, हमको स्वीट हार्ट गला चाहिए, एनीवे वेरी बोट शेप, हाई नेक, मेनी गलास टाइप बेटा एग्जिस्ट। हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन बेसिकली टेलर मेड, देखो कितनी सिंपल है साइंस अगर आप भाषा को समझ जाएं तो। टेलर मेड प्लांट्स मींस आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और कस्टमाइज्ड प्लांट्स बना सकते हैं आपके डिजायर्ड बेटा
अनुसार, डिमांड के अनुसार। समझ गए? यस एवरीबॉडी गाइस। अब हम एक्चुअल में देखो, हमारे पास टाइम है, चार्ट्स ऑफ कर रही हूं क्योंकि मैं अभी 10 मिनट और पढ़ाऊंगी। हम पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन दूंगी सिर्फ। पहला जो कल हमें टॉपिक शुरू करना है, बीटी कॉटन, ठीक है ना? और इसी बात पे बेटा इसको ऑफ कर दिया जाए। नहीं नहीं, एनसीईआरटी स्किप नहीं हुई है, सुनो। एनसीईआरटी का जो वो बीच वाला पार्ट है, अब देखो वही गधे बच्चे हैं ये, बिल्कुल गधे खत्म। वो गोबर वाली बात मैंने अभी कही ना बेटा, भाई जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, हाँ, डॉक्टर ही बनना है या कुछ और बनना है? गधों, वो प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक है बीच में, जिसमें प्लांट ब्रीडिंग है, जिसमें आपकी जो मैं आपको बता रही थी कि ये बॉटनी वाला पार्ट इंक्लूडेड है। वही तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो ज्ञान दिया था, सुनो मत बेटा, लेट ज्वाइन करो, जो बॉटनी का पार्ट है दैट आपको आ जाएगा लेक्चर रुपेश सर का, ठीक है ना? अब यहाँ पे बात सुनो, बीटी कॉटन की मैं बात करती हूँ। तो बीटी कॉटन जो है, अगेन इट इज अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। आज मैं आपको पहले ऑब्जर्वेशन बताती हूँ कि एक्चुअल में ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाया गया। और देखो, मैंने बोला ना स्टोरी की तरह सुनना, इसे आपको मजा आएगा, आप खुद से बेटा दिमाग लगा पाएंगे, और खुद से दिमाग लगाना है। अब तो आप जेनेटिक इंजीनियर बन चुके हैं, तो आपको खुद से बेटा बुद्धि लगानी है। कल हम एक्चुअल में पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाएंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये कैसे, क्या सोचा यूं बेटा, बीटी क्यों बोलते हैं, है ना? अब मैं सारी चीजें बताऊंगी, लेकिन आप पहले एक पौधा बनाओ। तो हम एक प्लांट बनाते हैं, ठीक है ना? कॉटन प्लांट बनाओ। बनाओ, क्या बनाना है मैम? एब्सोल्युटली बेटा, बिल्कुल बनाना है। तो इस प्लांट को बनाते हैं। ऐसे बना देती हूँ, और इसमें मैं कॉटन वो भी दिखाती हूँ। यार बचपन में हम ड्राइंग करते होते थे, कितना मजा आता था। मैं बहुत डिमांड करती थी, पापा प्लीज मेरे लिए ना क्लासमेट की वो दे दो ड्राइंग, वो महंगी आती थी ना यार, तो लोकल वाली जिसके पन्ने जल्दी फट जाते थे, वो वाली दिलाते थे पापा। अब देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, होता क्या है टेक्निकली। नहीं, ये तो गंदा बन गया। इसमें एक छेद करना है। अब देखो, ये मैंने क्या बनाया, फिगर। फिगर इज अ कॉटन प्लांट, दिस फिगर इज कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट में कॉटन के बॉल्स आएंगे ना? कभी कॉटन प्लांट देखे हैं बेटा आप लोगों ने? देखे होंगे, देखना। ये मैंने एक बनाया हुआ है कि ये एक डैमेज्ड कॉटन बॉल है, दिस इज अ डैमेज्ड कॉटन बॉल, खराब है, इसमें छेद दिख रहा है। एंड ये जो है फुल्ली मेच्योर कॉटन, फुल्ली मेच्योर कॉटन बॉल, ठीक है ना? अब हो क्यों रहा है बेटा इस प्लांट में? बेटा आपको ये ड्राइंग मेरी कैसी लगी? मस्त है, अच्छी है, देखो। मैंने ये प्लांट इसलिए बनाया क्योंकि एक में मैंने दिखाया हुआ बहुत सुंदर सा खिला हुआ कॉटन बॉल, और एक मैंने दिखाया हुआ है बेटा जो जिसमें छेद हो रखा है, ठीक है? तो ऐसा क्यों हुआ एक्चुअल में?
बहुत सारे बीटीज बेटा हमारे पास अवेलेबल है, बीटी पोटैटो, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो, बीटी जो भी सोयाबीन एनसीईआरटी में लिखे हैं वो सारे हम लिखेंगे। ये हम बीटी कॉटन बना रहे हैं। तो कॉटन प्लांट्स में प्रॉब्लम, बेटा प्रॉब्लम पहले पता होनी चाहिए। आप भी डॉक्टर बनेंगे, सबसे पहले पेशेंट्स का मुंह देख के तो नहीं बताएंगे कि इसको प्रॉब्लम क्या, पूछेंगे, जानेंगे, समस्या जानेंगे, तभी आप समाधान निकाल पाएंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो हमने यहाँ पे जो कॉटन बॉल बनाया हुआ है ना, एक बहुत खिला हुआ बनाया हुआ है, एक जिसमें छेद है वो बनाया हुआ है। प्रॉब्लम हमें पता है किससे है? प्रॉब्लम हमें एक इंसेक्ट से है जिसे कहते हैं कॉटन बॉल वर्म। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता के जा रही हूं, कल यहां से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो एक प्रॉब्लम हमें एक इंसेक्ट से है जिसे कहते हैं कॉटन बॉल वर्म। वो कॉटन के बॉल्स में छेद कर रहा है और कॉटन की प्रोडक्टिविटी को कम कर रहा है। ये एक्चुअल में पेस्ट है। मुझे इस प्लांट को किससे बचाना है? कॉटन बॉलवर्म से बचाना है बेटा, क्योंकि ये कॉटन बॉलवर्म क्या कर रहा है? बॉल्स को डैमेज कर रहा है, मेरी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहा है। अब इसका तरीका क्या अपनाते हैं, यही मजेदार है। तो मैं बता के जा रही हूं, बिना एनसीईआरटी देखे ना, थोड़ा अपना दिमाग लगाना कि जिसने ये चीज ऑब्जर्व की होगी उसने सोल्यूशन कैसे ढूंढा होगा। इट इज सो इंटरेस्टिंग। एक्चुअल में इस प्लांट के ऊपर ना ओकेजनली ऐसा देखा जाता था कि एक बैक्टीरिया रहता है, जिस बैक्टीरिया से ही एक्चुअल में नाम आया है बैसिलस थुरिनजिनियासिस। तो ये बैक्टीरिया जो मैं बना रही हूं इस प्लांट के ऊपर, दैट इज बैसिलस थुरिनजिनियासिस। दिस इज अ बैक्टीरिया, बैसिलस थुरिनजिनियासिस। यही से बेटा ये नाम आया है, बी फॉर बैसिलस थुरिनजिनियासिस, यानी कि टी। यहीं से आपका एक्चुअल में बीटी नाम लिया गया। आप बोलोगे कि मैम इस बैक्टीरिया से क्या प्रॉब्लम थी प्लांट को? बिल्कुल भी नहीं, इस बैक्टीरिया से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमें प्रॉब्लम थी इंसेक्ट से, ठीक है ना? अब देखो क्या मस्त, ठीक है ना? अब सुनो, मैं सिर्फ आज तुम्हें थोड़ा सा बता के जा रही हूं और फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा पता है क्या ऑब्जर्व किया गया? ओकेजनली ऐसा देखा गया कि इस प्लांट के ऊपर एक बैक्टीरिया रहता है जिसे कहते हैं बीटी, बैसिलस थुरिनजिनियासिस। और जब जब कोई इंसेक्ट इसको बेटा इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है ना प्लांट को, और अगर वो प्लांट को इन्फेक्ट करने के चक्कर में इस बैसिलस को खा लेता है, इंजेस्ट कर लेता है, तो उसकी मौत हो जाती है। क्या समझे? मैंने कहा फाउंड occasionally on plants, or it was observed that if cotton bollworms, जो कि इंसेक्ट है, if cotton bollworms, which is an insect, feeds on this plant, and eats the bacteria, it dies. बस आज लिखने वाला सिर्फ इतना ही है। इससे क्या हो रहा था? इट डाइज। कौन डाई कर रहा था? आपका इंसेक्ट डाई कर रहा था। आज बस इतना ही लिखवा रही हूं। कह रहे हैं बेचारा इंसेक्ट। हाँ हाँ, अब सुनो मेरी बात। तुम्हें क्या लगता है बेटा सोल्यूशन कहां से आया होगा? सोल्यूशन इसी ऑब्जर्वेशन से आया होगा। इन्होंने कहा कि भाई इस बैसिलस के अंदर आखिर ऐसा क्या है, इस बैसिलस के अंदर आखिर ऐसा क्या है कि जब ये कॉटन बॉल वर्म्स इसको फीड कर रहे हैं या ये बैसिलस इसके अंदर जा रहा है तो इसको बहुत दुख दर्द समस्या आ रही है, इसको मौत आ रही है। एक्चुअल में हम यहीं से कल पढ़ेंगे कि इस ऑब्जर्वेशन से लोगों ने क्या सोल्यूशन निकाला। रिसर्च किस पे की होगी? इस बैसिलस पे रिसर्च की कि इसके अंदर ऐसा क्या है। अगर मैं, अब तुम्हें क्या लग रहा है टेक्निकली क्या करना चाहिए बेटा? टेक्निकली क्या करना चाहिए? हमें प्रॉब्लम बैसिलस से नहीं है, हमें प्रॉब्लम बैक्टीरिया से थोड़ी है। हमें प्रॉब्लम है ये छेद जो हुआ है, डैमेज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस बॉलवर्म। हमें कॉटन बॉलवर्म की वजह से प्रॉब्लम थी ना, हमें प्रॉब्लम कॉटन बॉलवर्म की वजह से है, हमें इसकी वजह से समस्या है, हमें इसको भगाना है भाई, इसको समस्या है इस बैक्टीरिया से। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस बेटा, बहुत शानदार। तो इस सस्पेंस को बेटा हम कल करेंगे रिलीज। तो जानने के लिए हम कल का एपिसोड बेटा देखेंगे।
जीन डाल दो, जीन कट कर दो। किसका? तुम्हारा कट कर दूं क्या जीन? नलायकों, पूरा बताओ ना आंसर। यार देखो, प्लांट को प्रॉब्लम है इंसेक्ट से, इंसेक्ट को प्रॉब्लम है, प्लांट को प्रॉब्लम है इंसेक्ट से, हाँ प्लांट को प्रॉब्लम है इंसेक्ट से, इंसेक्ट को प्रॉब्लम है बैक्टीरिया से, तो हम बैक्टीरिया को खोजेंगे। हमें इंसेक्ट की बैंड बजानी है। मैंने देखा इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ तो ऐसा है जो दया आपके इस इंसेक्ट की बैंड बजा रहा है। उस जीन को खोजो दया, जिस जीन की वजह से इस इंसेक्ट की मौत हो रही है, और दया फिर उस जीन को निकाल के प्लांट के अंदर डाल दो ना यार। अगर प्लांट के अंदर उस जीन को डाल दोगे तो नेचुरली हर प्लांट, बेटा ये तो ओकेजनली, ऐसा थोड़ी है हर प्लांट के अंदर आप कहोगे हर प्लांट में ही बैसिलस मिल रहा है, नहीं। रैंडमली ऐसा देखा गया कि भाई जहां पे ये बैक्टीरिया थे वहां पे इंसेक्ट्स का खात्मा हो जा रहा था, मौत हो जा रही थी। हमने कहा सब में डाल दो गाइस, वो जीन निकालो जो जीन इस बैसिलस के अंदर है, जो इंसेक्ट के लिए बहुत टॉक्सिक है गाइस। जीन को निकालो और प्लांट के अंदर डाल दो। टेक्निकली कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक्चुअल में हम यही करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, और डिटेल में तो कल पढ़ेंगे ना। यस एवरीबॉडी, देखो तुम सारे जेनेटिक इंजीनियर बन गए हो, सब सही आंसर दे रहे हो, बहुत ही बढ़िया। लीमा, शताक्षी, अभिषेक, जबा, उज्जवल, सौरभ, शिवानी, पूर्णिमा, सारे बच्चों को, मेहरीन, एवरीबॉडी धन्यवाद। बहुत मजा आया होगा आप लोगों को, लेकिन अब मजे की तो बेटा शुरुआत हुई है। अभी तो आप देखिए बेटा, आपको कितनी सारी चीजें और भी बहुत मजेदार लगेंगी कल की क्लासेस में, ठीक है ना। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे मैं आपको बेटा अपडेट्स भी देती रहूंगी कैटलिस्ट के रिगार्डिंग भी। और यार एक बात बताओ, मेडिजी तुम लोगों ने इतने सारे बच्चों ने लिए, रिव्यूज क्यों नहीं डालते हो तुम लोग? रिव्यूज डाला करो। मैम की किताब खरीदते हो, रिव्यूज भी नहीं डालते, इतना पाप मिलेगा ना तुम्हें। हाँ रिव्यूज डाला करो यार, क्यों नहीं डालते हो? अब जो भी बाकी कोई भी अपडेट्स होंगी बेटा वो मैं आपको बता दूंगी। टाटा बाय बाय कीजिए अपनी क्लास को बेटा, एंजॉय, अगली क्लास को भी अटेंड कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गाना सुना देती हूँ फिर करती हूँ बाय बाय, ठीक है ना। तो और मुझे जरूर कमेंट्स में बताना कैसा लगा लेक्चर, ये भी बताना भूल गई थी। तो अभी मैंने यकीन के बैच में जो गाना सुना है वही सुना देती हूँ, ठीक है ना। कि मैंने तो धीरे से ख्वाबों के धागों से बांधा है हाथों को तेरे। वापस से सुनाया जाए। मैंने तो धीरे से ख्वाबों के धागों से बांधा है हाथों को तेरे। मैं ना जहां चाहूं ना आसमां चाहूं, आजा हिस्से में तू मेरे। मैं एक मुसाफिर हूँ तू कोई राह अनजानी, मैं एक मुसाफिर हूँ तू कोई राह अनजानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय, थैंक यू।